अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कल एमडी कैट का एग्जाम दिया या कभी आने वाले सालों में एमडी कैट का एग्जाम दे रहे होंगे, ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैंने इसलिए डिजाइन नहीं कर रहा कि भाई आप लोगों को खाली मोटिवेशन दे सकूं, बल्कि इसके पीछे डिजाइन करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर अगर मैं एमडी कैट अपने फैमिली प्रेशर के ऊपर कर रहा हूं, या फिर सर अगर मैं एमडी कैट क्लियर नहीं कर पाता, या फिर सर अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता, तो मेरे पास अदर देन एमडी कैट, अदर देन एमबीबीएस कौन से अच्छे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो ये तमाम बातें कोई नॉर्मल बंदा नहीं आपको बताएगा, एंड आई एम नॉट अ नॉर्मल टीचर। मैं आपको भी अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन भी करवा दूंगा कि मेरा अपना तारुफ क्या है, क्योंकि मैं खुद उन फील्ड्स के अंदर प्रोफेशनली जॉब करके आया। मेरी एक बहुत बड़ी जॉब एक अरसे तक जीएसके के अंदर रही, जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर आपने कभी नाम सुना हो पैनाडोल का, शेर के निशान वाली गोलियां पैनाडोल हो गई, या आपके पास दूसरे अदर एमोक्सिल हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मैनेजिंग द सप्लाई चेन ऑफ द जीएसके। मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको कुछ बातें गाइड करना चाहता हूं। काफी सारे बच्चे जो एमडी कैट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सके होंगे, वो भी कशमकश के अंदर होंगे, सर वो एमडी कैट रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा। एक तो हर साल का ये रोना है कि कोई एक नमूना उठता है, जाके कोर्ट के अंदर पिटीशन डालता है, और फिर वो एमडी कैट का रिजल्ट पूरा का पूरा बैकलॉग हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को लगता है उससे जाती हुई है, उसको बिल्कुल पिटीशन डालनी चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है। मगर बहुत सारे बच्चे भी इस कशमकश के अंदर भी होंगे। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है कि काफी सारे बच्चों को कुछ बेसिक बातें नहीं पता होती कि भाई देखो, गवर्नमेंट सेक्टर एमडी कैट, अगर गवर्नमेंट सेक्टर आपके पास जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वहां पे अगर एडमिशन नहीं मिलता, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अगर आप जाते हो, तो भैया गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज का सेल्फ फाइनेंस फिर भी सस्ता है एज कंपेयर टू दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगर एमबीबीएस करने चाहोगे तो बेटा 5 साल की कॉस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की है, और अगर एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो एमबीबीएस ऑफर कर रही है, तो वहां पर तो 3-4 करोड़ के ऊपर बात चली जाती है। आगा खान यूनिवर्सिटी उसमें से एक है, टॉप एक्सपेंसिव के ऊपर आती है, बेतहाशा एक्सपेंसिव। इसके अलावा काफी सारे बच्चे अभी परेशान होंगे कि सर वो एमडी कैट का जब रिजल्ट आया, तो सर वो अल्लाह भला करे अब मैं रिकंडक्ट दूं एमडी कैट के ऊपर, या सर मैं एमडी कैट को रिपीट करूं, सर मैं अपने इंटरमीडिएट को इंप्रूव करूं, या फिर सर अगर मैं एमडी कैट नहीं देता तो मेरे पास और कौन से कैरियर ऑप्शंस होंगे। क्या मैं चार्टर अकाउंटेंसी के ऊपर जा सकता हूं, सीए। आप मेरे को अगर मैं बड़े मजे की बात बताऊं, तो बेतहाशा एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो एमडी कैट क्लियर नहीं कर पाते, तो सीए की साइड पे चले जाते हैं। अब वो सीए की साइड के ऊपर बगैर किसी से मशवरा किए चले जाते हैं। तो सीए होता क्या है, क्या सीए को आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या बीडीएस वगैरह, फार्मेसी वगैरह में जाना चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके पास अप्लाइड साइंसेस की और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर अगर मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट हूं, बहुत सारे बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी, जिसके करंट चेयरमैन मेरे बड़े अच्छे एक प्रोफेसर, मेरे बड़े अच्छे एक उस्ताद, जो कि जिनका नाम है डॉक्टर सरूर चश्मा लोधी साहब, वो इस वक्त पीईसी के चेयरमैन है, सही है ना, वाइस चेयरमैन एग्जिस्ट कर रहे हैं पीईसी के। तो 2023-24 के अंदर पीईसी ने फैसला किया था कि प्री मेडिकल का बच्चा अब इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर और सीएस के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो काफी सारे प्री मेडिकल के बच्चे उस साइड पे भी जाते हैं। इसके अलावा काफी सारे प्री मेडिकल के बच्चे कॉमर्स की फील्ड में भी जाते हैं। अभी लम्स के एडमिशन ओपन है, आईबीए के एडमिशन ओपन है, तो आप लोग लाजमी तौर पे वहां का टेस्ट दे सकते हो, बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, सोशल साइंसेस के लिए, और देयर आर नंबर ऑफ अदर फील्ड्स। इसी तरीके से और यूनिवर्सिटीज हैं। तो भाई इन तमाम चीजों को हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है, इन तमाम बातों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो लाजमी तौर पर अपने तमाम कोचिंग के, कॉलेजेस के, अकेडमीज के ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको कोई कजन है, कोई जानने वाला है जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है, उससे लाजमी तौर पर शेयर करें, आपका फर्ज है। क्योंकि बेटा इस मुल्क के अंदर जो है ना, तालीम बांटना भी जुर्म है, और इस मुल्क के अंदर जो है ना, लोगों को गाइड भी कोई नहीं कर रहा होता। तो ये गाइडेंस सेशन में आपको बहुत डिटेल के अंदर तमाम बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और रोना जो हर साल का होता है, सर वो एमडी कैट रिकंडक्ट होगा या नहीं। तो काफी सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे होंगे, भाई ये हर साल के रोना होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, तो एमडी कैट इस दफा पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से आया था, कुछ भी चीज बाहर से नहीं आई थी। तभी एमडी कैट की जितनी इंतजामिया थी, पीएमडीसी थी, उन्होंने तमाम क्वेश्चन बैंक को रिलीज कर दिया, उन्होंने तमाम के तमाम पेपर्स रिलीज कर दिए कि भाई हमें बता दो कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। हाँ, अब होता ये कि अगर आप किसी बेकार किस्म की एकेडमी से तैयारी कर रहे थे, या आप ये बेकार जो एप्लीकेशन होती है वहां से पढ़ रहे थे, वो आपको फिजिक्स वगैरह के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाती, और पूरा का पूरा आपके पास 23 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आए हुए थे आपके पास एमडीकेट के फिजिक्स के पोर्शन के अंदर। तो भाई अगर आपने तैयारी नहीं करी हुई थी, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या है, वहां पे लॉस आ रहा है। अगर आप तैयारी करी हुई है, तो आपके लिए बहुत आसान चीज आ रही है। इन तमाम चीजों को भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम देखते हैं कि भाई एक बेसिक चीज, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं एमडी कैट की टेस्ट से। तो भाई कल एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट हुआ,
26 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो फेडरल हो। आप तमाम बच्चों के पास अभी तक अपने रिजल्ट्स आ चुके होंगे। अब केएमयू का रिजल्ट अभी सुबह अनाउंस हुआ था 9 बजे, 10 बजे के करीब केएमयू के तो नंबर्स भी अनाउंस हो गए हैं। बाकी प्रोविंसेस भी बहुत जल्द अपने नंबर्स अनाउंस कर देंगे, बट अगर नंबर्स अनाउंस नहीं भी करते ना, तो आपको ये बात मालूम है कि आपका स्कोर कितना आया, क्योंकि आपके पास कार्बन कॉपी मौजूद थी। जब कार्बन कॉपी मौजूद है, कीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप ऑलरेडी अपना स्कोर चेक कर सकते हो और वो स्कोर आपका 100% करेक्ट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कार्बन कॉपी के ऊपर जो आपने आंसर्स की मार्क करी है, वही आंसर की जब आप मैच अप करोगे तो आपका स्कोर तो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो यानी कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपका स्कोर क्या है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके दिल की धड़कन तेज है या कम है, आपके घर में खुशी का समय या गम का समय। अक्सर आपके पेरेंट्स भी अब आपको बातें सुना रहे होंगे अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं करा, और ये नेचुरल बात है। आपके खानदान वाले भी आपसे बार बार रिजल्ट पूछेंगे, अगले अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, यही आपसे के साथ एक होना है। तो आप लोगों की कोई भी बात नहीं करेगा। वो तमाम स्टूडेंट जिनका एमडी कैट में अच्छा स्कोर आया, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज गाइस। मगर जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आया, तो बेटा अगले 4-5 महीने आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही डिसीजन होगा, और वो रातें बड़ी तारीखी होने वाली हैं। मैं उस चीज को बड़ी डिटेल में समझ सकता हूं, क्योंकि एज एन एकेडमिक काउंसलर, एज एन एप्टीट्यूड टीचर, या फिर एज अ प्रोफेशनल जिसने इन तमाम चीजों को बड़ी करीब से महसूस किया, तो मैं आपको एक चीज बहुत डिटेल में बता सकता हूं कि खुदारा अगर आपके एमडी कैट का स्कोर कम आया है, या आपके एमडी कैट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास कई कैरियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। देखो, इंसान तालीम क्यों हासिल करता है, सही है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं कि आपका ख्वाब होगा कि भाई डॉक्टर बनना, आपका ख्वाब होगा कि वो व्हाइट कोट पहनना, बहुत अच्छा ख्वाब है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मगर दुनिया के अंदर सिर्फ व्हाइट कोट पहनने वाले की इज्जत नहीं है। दुनिया में उसके अलावा भी फील्ड्स हैं जिनमें इज्जत भी है, जिनमें पैसा भी है, जिनमें शोहरत भी है। मैं अमेरिका से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करा। बाय द वे, आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर। आई हैव डन द मास्टर्स फ्रॉम द अमेरिका, फ्रॉम टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैंने एक चीज बड़ी नोटिस करी, और वो नोटिस ये करी कि यूएस के अंदर रेडियोलॉजी की बड़ी डिमांड है भाई। यूएस के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा डिमांड है डीपीटी की, बहुत ज्यादा डिमांड है आपके पास बीडीएस की, डेंटल की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो भाई अगर एमडी कैट में स्कोर कम आया, एमबीबीएस नहीं मिल रहा, बीडीएस साइड मिल जाएगी। अगर बीडीएस साइड भी नहीं मिल पाती, देयर आर स्टिल नंबर ऑफ ऑप्शंस। आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कजाकिस्तान का, चाइना का, या रशिया का, वहां से आप एमबीबीएस कर सकते हो। वहां से भी नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन तमाम चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मगर बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि देखो, अपने आप से मगर पहले सच बोलो। अगर तुमने अपने आप से आज सच बोल दिया ना, तो तुम यकीन मानो तुम हर चीज में कामयाब हो जाओगे। तो पहली चीज तो ये कि भाई आपका जो भी एमडी कैट का रिजल्ट आया है, उसको पहले स्वीकार करो, उसको पहले एक्सेप्ट करो। इधर इट इज अ गुड, इधर इट इज अ बैड। एमडी कैट के टोटल टेस्ट का नंबर थे 180। तो अगर तो आपका 155 प्लस का स्कोर है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल जाए। क्योंकि देखो, प्राइवेट साइड आपके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको बड़े मजे की अगर मैं बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें हैं। एक आपके पास है गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर आपके पास डॉ आती है, आपके पास एसएमसी आती है, केएमडीसी आती है, लैरी मेडिकल कॉलेज आता है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज आता है, या खैबर मेडिकल कॉलेजेस आता है, एंड सो ऑन। तो पूरे पाकिस्तान में आपके पास एक जगह है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, और एक जगह है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। अब देखो, अगर तो आपका एमटी कैट का स्कोर अच्छा आएगा, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। इधर एमबीबीएस में मिले, इधर बीडीएस में मिले, या अदर आपके पास ऐसी फील्ड जहां पे एमटी कैट कंपलसरी होता है, आप उन फील्ड्स में जा सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता क्यों है? क्योंकि वहां पे पैसे कम होते हैं। यानी कि आपके पूरे साल की फीस होती है तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब की, सही है। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लेट सपोज प्राइवेट साइड के ऊपर जा रहे हो, तो प्राइवेट साइड के ऊपर वही सेम एमबीबीएस करवाने की जो कॉस्ट है, वो तकरीबन एक साल की 15 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है। भाई जितना अच्छी जगह, जितना अच्छा जितना आप क्या कहते हैं उसको, जितनी ऊंची दुकान उतना फीका पकवान। तो यानी कि भाई जितनी अच्छी बिल्डिंग होगी, उतनी ज्यादा फीस उसकी लेते हैं। इनफैक्ट आगा खान यूनिवर्सिटी वगैरह में तो 30 से 40 लाख के करीब इस वक्त फीस चल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर से आप डॉक्टर बन के निकल जाते हो, तकरीबन 8 लाख, 9 लाख रुपए की टोटल फीस के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं आपको डॉक्टर बनने के अंदर। तो ये दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, और वो वर्थ इट भी नहीं है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। अगेन, अगर आपके वालिदैन के पास बहुत पैसा है, या आपके वालिदैन प्राइवेट साइड का एमबीबीएस अफोर्ड कर सकते हैं, तब तो समझ में आता है। मगर इट्स नॉट वर्थ इट कि आप 4 साल, 5 साल एक डिग्री के ऊपर लगाओ डॉक्टर बनने की, और उसके बाद फिर आप जो जॉब करो एमबीबीएस डॉक्टर बन के, वो 40,000 रुपए की करो। तो इट्स नॉट वर्थ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं खैर आपको एक चीज बता रहा हूं, पाकिस्तान में दो तरह की। अच्छा, इसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस होता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि यार, अगर किसी बच्चे का एमडी कैट का स्कोर कम है, और उसके वालिदैन थोड़ी सी ज्यादा फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो भैया फिर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपको सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी एमबीबीएस मिल जाता है, और इसकी तकरीबन एक साल की फीस होती है 6 लाख, 7 लाख रुपए। स्टिल प्राइवेट साइड से फिर भी ये सस्ता ही पड़ता है। तो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। अब अगर आप लोगों का आपका एमडी कैट का स्कोर
165 या 150 प्लस है तो स्टिल देयर आर चांसेस, ऑल्दो 160 प्लस इज अ गुड स्कोर। मैं अगेन आपको बात बता रहा हूँ, 160 प्लस इज अ गुड स्कोर, 160 प्लस के ऊपर गुड स्कोर है, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप इस बात को ऐसे समझो कि हर साल बेतहाशा बच्चा एमडी कैट देता है, ना सिर्फ ये बल्कि पुराने साल का भी रिपीटर्स बच्चा बैठा हुआ होता है जो एमडी कैट का एग्जाम दे रहा होता है, या फिर उसका पुराने साल का रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा होता है, और वो सीट्स जो है ना, सीट्स वही है। मैं अक्सर बच्चों को इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि देखो, पूरे पाकिस्तान के अंदर टोटल गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज कितनी होंगी एमडी कैट की, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस कितने होंगे, मुश्किल से 15 होंगे, 20 होंगे, अब हद मार के 30 भी लगा लो। पाकिस्तान की आबादी क्या है, तकरीबन 27 करोड़ की, आप 24 करोड़ भी आबादी लगा लो, 24 करोड़ में से तकरीबन 1 करोड़ बच्चा प्री मेडिकल का होगा, चलो 1 करोड़ भी हटा दो, आप लगा लो 1 लाख लगा लो, 1 लाख बच्चा होगा प्री मेडिकल का। उस 1 लाख प्री मेडिकल के बच्चे के लिए आपके पास खाली 30 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। 30 यूनिवर्सिटी में बहुत एग्जैजरेटेड नंबर बता रहा हूं आपको, मैंने बहुत रैंडमली नंबर आपके सामने लिया है, बहुत रैंडमली। 1 लाख लेट सपोज प्री मेडिकल का बच्चा है, 1 लाख भी नहीं लगाते, चलो तो हम 60,000 बच्चा लगा दो, ए लेवल्स का भी है, सिंध का, पंजाब का, केपीके का, बलूचिस्तान का, आजाद कश्मीर का, आपके पास तकरीबन तकरीबन 60,000 बच्चा है प्री मेडिकल का। मैं तकरीबन कह रहा हूं, इसमें भी मैंने और कमी कर दी, आप 50,000 बच्चा भी लगा लो। चलो, आपके पास टोटल गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज कितनी होंगी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस की, हद मार के 30 होंगी, वरना मेरे तो ख्याल में 10 से भी ज्यादा नहीं है, बट चलो मैंने 30 लगा ली। अब आप सोचो कितना कंपटीशन होगा। तो भाई कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। जब कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है तो फिर आपको दूसरे ऑप्शंस को भी लाजमी तौर पे गौर करना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ये है कि भाई अच्छा, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आया है, 160 165 प्लस का स्कोर है, आई रियली कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइस, अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाबी दे। मगर ये वीडियो मैं उन तमाम बच्चों के लिए बनाना चाह रहा हूं जो तमाम बच्चे इनका स्कोर या तो कम है या फिर वो एमबीबीएस अब परसू नहीं करना चाहते, खानदान के प्रेशर के ऊपर, घर वालों के प्रेशर के ऊपर उन्होंने एमडी कैट का एग्जाम तो दे दिया। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने अपनी फैमिली प्रेशर के ऊपर एमडी कैट का एग्जाम दिया, ऑल्दो वो नहीं करना चाह रहे थे, वो सीएस में जाना चाह रहे थे एंड सो ऑन। तो मैं इन तमाम चीजों को भी डिस्कस करूंगा। तो भाई आप में से कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फैमिली प्रेशर के ऊपर एमडी कैट दिया, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मैं कमेंट सेक्शन साथ देख रहा हूं। अच्छा, और जिन बच्चों ने फैमिली प्रेशर के ऊपर नहीं भी दिया बट उनका स्कोर अभी कम आया हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि भैया आप रिपीट करते हो एमडी कैट। आप एमडी कैट क्या करने के ऊपर जाओगे? अगर एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ या आपका मेरिट क्या है, कम है, तो भाई सबसे पहली चीज क्या है? आप एमडी कैट को रिपीट करने पे जा सकते हो। और रिपीट करने के लिए खुदारा आप तरीके से चीजों को फॉलो करो। कल जो एमडी कैट का एग्जाम आया, हमारी ऑफिस के अंदर हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी। अगर मैं सिंध के एमडी कैट की बात करूं तो सिंध के एमडी कैट के अंदर फिजिक्स के पोर्शन में 23 न्यूमेरिकल दिए हुए थे, 23 के करीब न्यूमेरिकल दिए हुए थे। तो भाई आप लोगों ने जिस भी एकेडमी से तैयारी करी थी, 99% एकेडमी से, ये जो बेकार किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा पढ़ाती नहीं थी कभी भी फिजिक्स के अंदर। मैं आपको सिंपल सी अगर बात बताऊं, अक्सर बच्चे बैठ के रो रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी न्यूमेरिकल पढ़ाई नहीं जाते। ऑन दी अदर हैंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने हमारे बैचेस के अंदर एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई समझाई हुई थी। तो न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा इतना ज्यादा आया हुआ था, अक्सर बच्चों को फिजिक्स का पोर्शन सिंध का बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि अभी उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा एमडी कैट की जो ऑफिशियल कमिटीज थी, उन्होंने तमाम पेपर्स पब्लिक कर दिए कि अब कोई बच्चा ये शो नहीं कर सकता कि भैया एमडी कैट तो सर सिलेबस से बाहर से आ गए थे क्वेश्चन। तो कोई भी बच्चा ये शो नहीं कर सकता कि सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन थे, क्योंकि भाई तमाम पेपर्स उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक कर दिए और टेक्स्ट बुक बोर्ड के सॉल्यूशन है, टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो कि अक्सर बच्चे अडॉप्ट कर रहे होंगे, वो होगा रिपीट करने का। कि भाई एमडी कैट अगर क्लियर नहीं हो सका तो पहला सबसे बुनियादी ऑप्शन क्या है कि आप रिपीट करने के ऊपर जाओ, आप एमडी कैट रिपीट करो। और साथ साथ चूंकि आपके पास इंटरमीडिएट का 40% काउंट होता है एमडी कैट के अंदर, तो आप अपनी इंटर भी रिपीट कर सकते हो, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका, जिस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड में कम नंबर थे उसको आप रिपीट कर रहे होते हो, या फिर बहुत सारे बच्चे सिर्फ एमडी कैट रिपीट कर रहे होते हैं। तो भाई जो बच्चे एमडी कैट रिपीट कर रहे हैं, खुदारा फिर पहली चीज तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोग प्रॉपर तैयारी करो। अगर आपका ख्वाब गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एडमिशन लेना है, एमबीबीएस के अंदर, बीडीएस के अंदर या अदर मेडिकल फील्ड्स के अंदर, उसके लिए आपको एमडी कैट में अच्छे नंबर चाहिए। तो अगर आपका एमडी कैट अच्छा तरीके से क्लियर नहीं हुआ, आपके पास टेस्ट की कीज अवेलेबल है, आपको नंबर पता है, अपने आप से सच बोलो। पहली चीज के अपने आप से सच बोलो। खुदारा किसी भी डिल्यूशन के अंदर रहने की, किसी फेक वर्ल्ड में रहने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर एमडी कार्ड मेरा तो अच्छा हुआ था, मेरा जाती हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप अपने आप से सच बोलो, नहीं हो सका कोई मसला नहीं, उस गलती से सीखोगे, मैं गारंटी देता हूं तुम उससे अच्छा परफॉर्म कर लोगे इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त। पहली चीज मगर क्या है? सच बोलो। आपके जितना भी स्कोर आया है, अगर आपका स्कोर 150 बिलो है, आपका स्कोर 150 प्लस नहीं है, तो भाई आपको कहीं ना कहीं आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, चांस के ऊपर भी डिपेंड करता है। 140 प्लस बहुत बहुत रेयर है, बहुत आपके चांसेस कम होते हैं 140 प्लस के ऊपर, क्योंकि आपका अगर ओवरऑल मेरिट आपका नहीं अच्छा बन रहा।
कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है। तो बताने का मकसद ये है कि भैया रिपीटिशन के ऊपर अगर आप जा रहे हो एमडी-कैट रिपीट करने के ऊपर, तो देखो एक चीज़ बस अपने आप से वादा कर लो और वो वादा ये करो कि आपने किसी की नेगेटिविटी को नहीं बर्दाश्त करना। क्योंकि भैया अगले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने क्यों आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होंगे क्योंकि अगले साल सितंबर के अंदर, अक्टूबर में एमडी-कैट का एग्ज़ाम होगा। तो उस 1 साल का जो आपके पास एक गैप है ना, उस 1 साल में आपने जान मारनी है, मेहनत करनी है। तो वो तमाम बच्चे जो एमडी-कैट रिपीट करने को सोच रहे हैं, उनके लिए मेरा एक सिंपल सा मशवरा है कि भाई इफ यू गाइस थिंक कि आपका इंटर के अंदर ये ए लेवल्स में अच्छा स्कोर था और आप एमडी कैट को एस कर सकते हो, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस के ऊपर ना जाओ, फिर आप एमडी कैट के ऊपर ही वर्किंग करो, फिर आप एमडी कैट को ही तरीके से निकालने के ऊपर जाओ। क्योंकि अगर आप वाकई में समझते हो कि यार आपका इंटर के अंदर ए लेवल्स के अंदर 80+ परसेंटेज है, बहुत दफा ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी हमारी बैचेस के अंदर। शी स्कोर दी 92% इन द फेडरल बोर्ड एग्जाम इन द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और वो एमटीकेट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उनका खराब हो गया था, कहीं और से तैयारी कर रही थी, उनका खराब हो गया था। तो बच्ची बड़ी रो रही थी, सर मैं नहीं कर सकी, सर पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई थी एंड दिस एंड दैट। कोई मसला नहीं है, आज वो बच्ची माशाल्लाह से डॉ के अंदर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि भैया उस बच्ची ने 1 साल का गैप लिया, मगर उस 1 साल के अंदर फिर उसने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी छोड़ा, उस 1 साल में उसने अपने दोस्तों को भी छोड़ा, उस 1 साल में उसने अपने रिलेटिव्स को भी छोड़ा। दीज़ ऑल आर टॉक्सिक। सिंपल सी बात है भई, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई आपकी मदद करने को नहीं आता। अगर आप कामयाब हो जाते हो ना, तो बेटा आपके गले के अंदर आके हार पहना दिया जाता है कि कांग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुल। जब आप कामयाब हो जाते हो, सारे रिश्तेदार बैठ के तालियाँ बजा रहे होते हैं। मगर जब आप अनसक्सेसफुल होते हो, तो यही रिश्तेदार होते हैं जो बैठ के फैमिली गैदरिंग में आपका मज़ाक उड़ाते हैं कि ऐसे तो तैयारी नहीं होती थी भाई, ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो हर वक़्त मोबाइल में लगा रहता था। तो यही रिश्तेदार बैठ के मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। हैं भई ऐसे तैयारी तो नहीं होती, हैं भई हमारे बच्चों से दूर रहना। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप ये गैप ईयर लेने का एक डिसीजन ले रहे हो, तो ये डिसीजन बड़ा सख्त होगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप रोज़ सुबह उठोगे और अपने दोस्तों को देखोगे कि वो किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं और आप घर पे बैठ के सुबह बैठ के आप बुरे-बुरे मुँह बनाते हुए उठ के दोबारा से उन्हीं किताबों को उठा रहे हो, जिन किताबों को आप पिछले 3 सालों से पढ़ रहे हो। फर्स्ट ईयर, एफएससी पार्ट 1, पार्ट 2, ए लेवल्स 1, 2 और एएस और फिर ए2, और उसके बाद फिर एमडी कैट भी आपने दिया। उसके बाद दोबारा जब उस किताबों को देखते हो तो कोफ्त हो रही होती है, कोफ्त हो रही होती है, सिंपल सी बात है। तो ये डिसीजन बड़ा एक टफ होता है, मगर अगेन इस डिसीजन में सिर्फ वही कामयाब हो पाते हैं जो कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, जो अपना टाइम टेबल डिजाइन करते हैं, जो प्रॉपर्ली एफर्ट्स करते हैं। तो ये डिसीजन टफ जरूर है, मगर इट इज अ वर्थ इट। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि एक वर्थ इट डिसीजन है। अगर एमडी कैट में स्कोर कम है और आपका इंटरमीडिएट का या ए लेवल्स का रिजल्ट अच्छा था, या आप समझते हो कि आप और मजीद अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आप बिल्कुल रिपीट करने के ऊपर जाओ। और मैं आपको लाजमी तौर पर एक बात बता देता हूँ कि हमारा एमडी कैट का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से, जिसके अंदर पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज कवर अप करवाएगी। हमारे पास से एमडी कैट करने का फायदा क्या होगा कि भाई आप लोगों को तमाम चीजें हम लोग मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाएंगे, एफएलपीज कंडक्ट करते हैं, आपको एमडी कैट के साथ साथ आपकी आखान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स भी कवर करवाते हैं, आखान यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कवर करवाते हैं। इसके अलावा आपके पाकिस्तान के अंदर जितने आज तक के एमडी कैट के एग्जाम हुए, चाहे वो नेशनल थे, प्रोविजनल थे, उन सब पे हजारों पास्ट पेपर्स कवर अप करवा रहे होते हैं। इसके अलावा आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम कवर करवाते हैं, और इस अक्टूबर नवंबर से जब ये बैच स्टार्ट होगा, उस वक्त से लेके अगले साल के जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक हम आपको हर चीज कवर अप करवा रहे होंगे, एक एक चीज बार बार पढ़ा रहे होंगे, समझा रहे होंगे, कवर अप करवा रहे होंगे। 15 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम होती है, टॉप एप्टीट्यूड टीम, और इसमें आपको दूसरे बैचेस के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यानी कि भाई एक दफा जब कोर्स कवर हो गया, तो ये नहीं कि आपको ब्यारो मददगार छोड़ दिया, नहीं। जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता रहेगा, चीजें रिवाइज होती रहेंगी, पास पेपर्स कवर अप होते रहेंगे। आपको हमारा प्रैक्टिस जोन का एक्सेस मिलता है, जिसमें हजारों एमसीक्यू का सॉल्यूशन है। आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, यानी कि आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं। तो इधर आप एमडी कैट की तैयारी करने के लिए आता है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आता है, बिजनेस की तैयारी कवर अप करने के लिए आता है, तो भैया आप लोगों के अलग प्रैक्टिस जोन होते हैं। तो प्रैक्टिस जोन में आपको हर चीज कवर करवाई जाती है, बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, कवर करवाई जाती है, समझाई जाती है। और जब तक आपके एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक आपके लिए हम तैयारी करवा रहे होते हैं। तो आप जरूर हमारे बैच को ज्वाइन करिए। एक चीज तो ये होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हमारे पास से नम्स के अंदर भी पोजीशन है, हमारे पास आखान यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास से बच्चों का एडमिशन हुआ, और अभी एमडी कैट का रिजल्ट आ रहा है। हमें कभी इम्कान आता है कि इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त एमडी कैट के अंदर भी हमारे कई बच्चे 170 प्लस का स्कोर करेंगे। हमारे पास अभी तक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 172 और उससे जायद का स्कोर अवेलेबल है, जो कि डिफरेंट बच्चों ने हमारे बैचेस से स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये तो एक ऑप्शन हो गया कि आप रिपीट करने के ऊपर अगर जाते हो। सेकंड नंबर के ऊपर क्या चीज आती है? अच्छा बेटा,
अब देखो जैसे मैंने रिपीट एमडी कैट करने वाले ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, देन हमारे पास एक और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ, इट इज अ कोटा सिस्टम। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि देखो अगर आपका एमडी कैट के अंदर स्कोर 155 भी आता है, 158 भी आता है, लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसने 180 में से 158 का स्कोर किया। अब रियलिस्टिकली ये तो बहुत अच्छा स्कोर है कि 180 में से 158 का स्कोर किया है, मगर जो बच्चे का मेरिट बन रहा है ना वो 83% का बन रहा है। और एक स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम दी खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब आपके पास 2 या 3 ही गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, टॉप के अच्छे। खैबर मेडिकल कॉलेज उनमें से एक है और बहुत बेहतरीन है खैबर मेडिकल कॉलेज। अब 83% एमबीबीएस के लिए वहां पे क्या है, कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है चांसेस क्या है, रेयर है, आपको मिले ना मिले। एमबीबीएस नहीं मिलता तो हो सकता है फिर डीपीटी मिल जाए, डीपीटी नहीं मिल पाता तो हो सकता है बीडीएस हो जाए, बीडीएस नहीं मिल पाता तो हो सकता है फिर आपको सेल्फ के ऊपर आपको लेट सपोज कोई फील्ड मिल रही हो। तो अब 158 क्या है, कम है, क्योंकि भैया कम इसलिए क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट साइड पे ऑलरेडी कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कोटा होता है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर जितने कॉलेज होते हैं वहां पे कोटा होता है। अब लेट सपोज पेशावर की इतनी सीट्स होंगी, इस पर्टिकुलर डोमिसाइल की इतनी सीट्स होंगी। अब लेट सपोज आपके पास कराची का जो डोमिसाइल होल्डर है उसकी कम सीट्स हैं आपके पास, या XYZ आपके पास इंटीरियर सिंध का जो डोमिसाइल होल्डर है उसकी और कम सीट्स हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कोटा सिस्टम भी होता है, जिसकी वजह से मेरिट हमेशा ज्यादा ही आपको मिलेगा। एक ये वजह भी हमारे पास आ रही होती है बहुत बड़ी, सही है ना। सेकंड नंबर के ऊपर अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि एक और ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन होता है प्राइवेट एमबीबीएस का। देखो मैं इसके ऊपर भी एक सिंपल सी बात कर देता हूं। अगर आप एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या एवरेज परफॉर्म कर पाते हो या अबव एवरेज भी करते हो, और आपको गवर्नमेंट साइड के ऊपर किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको गवर्नमेंट साइड के ऊपर एमबीबीएस नहीं मिल रहा, बहुत सारे बच्चों को बीडीएस मिल रहा होता है या डीपीटी मिल रहा होता है, तो वो बच्चे ऑप्ट नहीं करते। क्योंकि अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, प्राइवेट एमबीबीएस। तो भाई प्राइवेट एमबीबीएस की खास बात क्या, और प्राइवेट एमबीबीएस अगर आपको करना चाहिए तो क्या वाकई में करना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी चंद बुनियादी बातें कर देता हूं। देखो, whenever we talk about the private MBBS in पाकिस्तान, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है एमडी कैट के अंदर 160 का स्कोर किया, बट आपको लेट सपोज डॉ के अंदर एमबीबीएस ऑफर नहीं होता, एसएमसी में ऑफर नहीं होता, या केएमडीसी में ऑफर नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर मेरिट इतना हाई चला जाए कि भाई आपको गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका शौक ही सिर्फ एमबीबीएस होता है, उनको डीपीटी के अंदर या बीडीएस में जाने का कोई शौक ही नहीं होता, उनको कोई पसंद ही नहीं होती वो फील्ड्स। वो खाली फैमिली प्रेशर के ऊपर या तो एमबीबीएस ही करना चाह रहे होते हैं, या फिर वो जाना ही नहीं चाह रहे होते बाकी अदर फील्ड्स के ऊपर, उनको सिर्फ एमबीबीएस करना है। तो फिर वो बच्चा जाता है प्राइवेट साइड के ऊपर। अब प्राइवेट साइड के ऊपर भी दो तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। जो प्राइवेट साइड के ऊपर नॉर्मल आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, उनकी तकरीबन आपके पास जो फीस है 5 साल की, वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनती है डॉक्टर बनने की फीस। और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर भी, वहां पे तो खैर 2-2.5 करोड़ के ऊपर बात चली जाती है। तो भाई अगर आप प्राइवेटली जाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको फादर इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अदरवाइज आई वुड नेवर रिकमेंड कि आपके लिए वर्थ इट है कि आप अपने वालिदैन के इतने पैसे लगाओ। देखो, एमबीबीएस में अगर नहीं हो सका, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। आप यकीन मानो, दुनिया के अंदर कई ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे आप बिल्कुल जा सकते हो, कई ऐसी फील्ड्स हैं। आप अगर डीपीटी को एक्सप्लोर करो, आप अगर बीडीएस को एक्सप्लोर करो, या फिर अगर आप अप्लाइड साइंसेस की डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं। रेडियोलॉजी की दुनिया में कितनी डिमांड है, आप में से कितने लोगों को पता है? क्या आपको ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर बेतहाशा डिमांड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की? आप में से कितने लोगों को ये बात मालूम है? नहीं मालूम होगी। बेतहाशा इन पर्टिकुलर जो फील्ड्स हैं, जो आपकी अप्लाइड साइंसेस की फील्ड्स आ रही है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। आपके पास बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी बेतहाशा डिमांड है। बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया भर के अंदर बहुत ज्यादा, स्पेशली अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, कि मैंने यूएस मार्केट के अंदर तकरीबन 3 से 4 साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूएस के अंदर आपके पास बीडीएस की, आपके पास नर्सिंग की, आपके पास रेडियोलॉजी की, आपके पास अल्लाह भला करे, आपके पास जो आप बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ रही है, इसकी बेतहाशा डिमांड है। तो आप दूसरी फील्ड्स के ऑप्शन पे भी जा सकते हो। या फिर अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस नहीं करना चाहते, तो उससे फिर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप कॉमर्स की फील्ड में चले जाते हो, चार्टर अकाउंटेंसी पे चले जाते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग या सीएस के ऊपर भी जा सकती हो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा अब इंजीनियरिंग या सीएस में जा सकता है। मैं इस ऑप्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, मगर उससे पहले मैं एक नॉर्मल बात आपको बता रहा हूं कि भाई ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है कि भाई अगर आपकी फैमिली प्राइवेट एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर सकती, मगर स्टिल पाकिस्तान से बाहर का एटलीस्ट अफोर्ड कर सकती है, तो भाई एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कजाकिस्तान का, चाइना का, या फिर आपके पास रशिया का इवन। कि भाई ये वो तमाम कंट्रीज हैं जहां के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो पाकिस्तान पीएमडीसी से सर्टिफाइड हैं। तो भाई आप इन
कंट्रीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बेटा मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जो प्राइवेट एमबीबीएस पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो चाइना चले गए। चाइना में आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, कजाकिस्तान में मिल जाती है, आपको रशिया में मिल जाती है, और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस वहां पे भी अवेलेबल है। हाँ, वहां पे एक मसला ये जरूर आप फेस करते हो कि वहां पे उनकी अपनी जबान में खाली तालीम होती है, तो आप ये मसला जरूर फेस करते हो। तो वहां पे पहले फिर आपको वो लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है, वो एक डिसीजन आपको लेना थोड़ा टफ होता है। अगर तो आप उसको कोप अप कर सकते हो कि आप चाइनीज पहले सीखो, फिर उसके बाद आप उस पढ़ाई को सीखो, तो वो एक चीज एक मैटर करती है, क्योंकि वहां पे नॉर्मली जो पढ़ाई है वो उनकी अपनी जबान में है। सही है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो फॉरेन एमबीबीएस अगर आप करने के लिए जाते हो तो ये कंट्रीज आपके पास अवेलेबल है, इसके अलावा भी अवेलेबल है, बट ये कंट्रीज आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, लेट सपोज अब हम एक और ऑप्शन पे जाते हैं, और ये ऑप्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपका डायरेक्टली एमबीबीएस में नहीं होता तो डीपीटी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बीएस नर्सिंग का अवेलेबल है। काफी सारे बच्चों को ये बात नहीं मालूम होगी कि भाई आपके पास अप्लाइड साइंसेस के अंदर कई ऐसी फील्ड्स आ रही हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे हमने दो तरह की बातें कर ली। या तो आप प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए जाओगे जो कि बेतहाशा एक्सपेंसिव है, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मेरी नजर के अंदर वर्थ इट नहीं है। हाँ, अगर आपका ड्रीम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देन इट इज टोटली वर्थ इट। मैं ओपनली आपसे कहता हूं कि भाई अगर आपकी ड्रीम है, आपके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं, देन इट इज टोटली वर्थ इट। वो आप पे डिपेंड करता है भैया, वो आपको अपने घर की कंडीशन ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम है। वो कोई बंदा आपको नहीं कह सकता। अगर वो आपको लगता है कि आपके वालिदैन इजीली प्राइवेट एमबीबीएस अफोर्ड करवा सकते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स, आप लाजमी तौर पे करें। नहीं तो फिर आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपके पास डिफरेंट अलाइड फील्ड्स आ रही हैं। हमारे पास डिफरेंट अलाइड साइंसेस की फील्ड्स होती हैं, आप उसमें जा सकते हो। जैसे कि डीपीटी की फील्ड है, तो भैया डीपीटी के अंदर एमडी कैट रिक्वायर्ड है, मगर जो फार्मडी होता है, फार्मेसी होता है, यहाँ पे एमडी कैट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अभी आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, खैबर मेडिकल कॉलेज हो गया, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो गया, किंग एडवर्ड हो गया, या एसएमसी हो गया, लैरी मेडिकल हो गया, या केएमडीसी हो गया, या डॉ हो गया, अभी इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर बीएस के एडमिशंस भी आएंगे। आपको ये बात नहीं मालूम होगी, मैं आपको बता देता हूं कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बीएस के एडमिशंस भी आ रहे होंगे। तो भैया आप यहां पे फार्मेसी वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो। फार्मेसी इज ऑल्सो अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? तो बाय द वे आई एम इंजीनियर, मगर मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 4 साल 5 साल जो मैंने जॉब करी, वो जॉब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में करी थी। आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन फार्मा सेक्टर, क्योंकि वो सबसे अच्छी मजे की जॉब होती थी वहां की। तो आई वाज इनिशियली इन दी एस्पेन फार्मा, देन उसके बाद मैं जीएसके चला गया था। पहले जीएसके पाकिस्तान में था, फिर मैं जीएसके ग्लोबल के लिए काम कर रहा था पाकिस्तान से बैठ के। आई वाज मैनेजिंग डिफरेंट मार्केट्स फॉर दी जीएसके, इजिप्ट, अल्जीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन उसमें से शामिल थी। इनकी सप्लाई चेन में मैनेज कर रहा होता था। तो फार्मेसी का बेतहाशा स्कोप है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है ना, इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। तो आप स्टिल एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन आपको मिलता है। लेट सपोज डीपीटी हो गया, बीडीएस हो गया, यहाँ पे तो आपको एमडी कैट रिक्वायर्ड है। तो अगर तो एमडी कैट के अंदर अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, एमबीबीएस नहीं मिलता, तो इस फील्ड में आप जा सकते हो। है भाई, अब जरा खुद सोचो, अगर आपका एमडी कैट का स्कोर अबव एवरेज है, यानी कि अबव एवरेज है, आपको एमबीबीएस नहीं ऑफर हो रहा, बट एटलीस्ट बीडीएस मिल रहा है या डीपीटी मिल रहा है, तो चलो आप ये ले सकते हो। गवर्नमेंट साइड पे भी मिल रहा है, अच्छा ऑप्शन है। खुदारा अगर आपको बीडीएस मिल रहा हो या डीपीटी मिल रहा हो, फिर आप रिपीट करने के ऊपर ना जाओ, फिर आप 1 साल का चांस ना लो। मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती में छोड़ देते हैं। आप परेशानी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर ये फील्ड छोड़ देते हो, और फिर 1 साल के बाद अल्लाह ना करे आपका एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर ये ऑप्शन भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा फार्मेसी एक बहुत अच्छी फील्ड है। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाता, या एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ना आपको एमबीबीएस मिलता है, ना आपको बीडीएस मिलता है, ना डीपीटी मिलता है, फार्मेसी के ऊपर जाओ। फार्मेसी की जॉब तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर है। पाकिस्तान में भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेतहाशा, और पाकिस्तान के बाहर भी हैं। देखो, दुनिया के अंदर जो है ना, ये जो फार्मेसी का पेशा है कभी खत्म नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान में तो हर एरा गैरा नथु गैरा गली के किनारे बैठ के फार्मेसी स्टोर खोल लेता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता बेटा। पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप जाते हो ना, अगर मैं कोई बड़ी एमजी की गोलियां लेके चला जाऊं, अमेरिका ट्रेवल कर लूं, मुझे मेन एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आई कैन नॉट कैरी एनी सॉर्ट ऑफ द मेडिसिन। उसके अंदर फार्मिस्ट हो गए, उसमें डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन हो गई, बड़ी मैटर करती हैं। तो फार्मिस्ट की जॉब्स बड़ी अच्छी होती हैं भाई। फार्मेसी की डायरेक्ट जॉब्स आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर है। दुनिया में कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। खैर, पाकिस्तान से जॉनसन जॉनसन पाकिस्तान चला गया, आईसीआई पाकिस्तान में भी मौजूद है। आपके पास फाइजर पाकिस्तान को लीव कर गया, मगर फाइजर का जितना भी बिजनेस था वो आईसीआई ने टेक ओवर किया था, अब जो एलसीआई कहलाता है। इसके अलावा एबट मौजूद है, ये जो आप गुलसरना इंश्योर पीते हो ना बेटा, इसकी सप्लाई चेन भी मैंने मैनेज करी हुई व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द डीएसपी सॉल्यूशंस। इसको कहते थे हम एजिलिटी लॉजिस्टिक। खैर, तो बताने का मकसद ये कि एबट आपके पास फार्मासिस्ट है, बेतहाशा फार्मासिस्ट की जॉब है भाई। आपसे किसने बोला कि फार्मेसी की जॉब्स नहीं है? तो अगर आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं हो पाता, आप अदर ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करो। तो उसके अंदर सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये कि जो आपकी अपनी फील्ड के रिलेटेड है। सही है, किसी का सीएस करने का शौक है, किसी का बीबीए करने का शौक है, किसी का एचआर साइड पे जाने का शौक है, किसी का कॉमर्स में जाने का शौक है, किसी का एचआर, किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाने का शौक है, किसी का इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जाने का शौक है। वो समझ में आता है, मगर उससे पहले जो आपकी अपनी फील्ड
फील्ड है उसको जरूर एक्सप्लोर करो। फार्मेसी आपकी अपनी फील्ड है। देखो नर्सिंग को लोग इतना पसंद नहीं करते कि भाई मैं नर्स बन गई हूं या बन गया हूं, हालांकि उनको मालूम नहीं है कि नर्सिंग का पेशा दुनिया भर में कितना ज्यादा आपके पास डिमांडिंग है, कितना ज्यादा डिमांडिंग है। इनफैक्ट अमेरिका में आई रिमेंबर कि कहावत बड़ी मशहूर थी कि इफ शी इज अ नर्स नेवर ट्रस्ट हर। तो बताने, क्योंकि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम टोटली आपके पास एक डिफरेंट लेवल के ऊपर वर्किंग करता है, वो कोलैप्स सिस्टम है पूरा का पूरा। तो द इशू इज दैट कि भाई नर्सिंग का बहुत बड़ा आपके पास काम है इन अमेरिका। जिससे मिलता था वो नर्स होता था भाई, जिससे मिलता था वो नर्स होती थी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा आपके पास बिजनेस है वहां पे, बहुत बड़ा आपके पास उसकी जॉब्स हैं। आपके पास यूके के अंदर बेतहाशा आपके पास नर्सिंग की जॉब्स होती हैं। पाकिस्तान में तो चलो लोगों को लगता है कि नर्स है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, नहीं, नर्सिंग का एक बहुत रिस्पेक्टेबल आपके पास एक शोभा आ रहा है। आप नर्सिंग साइड पे बिल्कुल जा सकते हो। फार्मेसी अगेन आई वुड रिकमेंड, गो फॉर इट, गो फॉर इट। इसके बारे में रिसर्च थोड़ी सी करो। आज चैट जीपीटी के जमाने में बैठे हो, कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर वे में बता देता हूं कि फार्मेसी अगर आप बेतहाशा अच्छा शोभा है, आप फार्मेसी को टॉप पर रख सकते हो, देन नर्सिंग को रखो बेशक। और फार्मेसी आपको हर यूनिवर्सिटी कवर अप करवा रही होगी, जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं बीएस फार्मेसी भी कवर अप करवाएंगे। अभी आप देखोगे जैसे एमडी का भी कवर होगा ना, तो इन तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी अपने इंडिविजुअल टेस्ट ओपन कर देंगे। डॉ अपना इंडिविजुअल टेस्ट ओपन कर देगी है, डॉ अपना इंडिविजुअल टेस्ट ओपन कर देगी डीपीटी वगैरह के लिए भी और फार्मेसी के लिए भी। मगर डीपीटी की भी तो एमडी कार्ड कंपलसरी है, मगर ये डिफरेंट बीएस के प्रोग्राम्स के लिए अपना ये एडमिशन ओपन कर देंगे। डॉ हो गया या खैबर मेडिकल हो गया या फातिमा जिन्ना हो गया एंड सो ऑन। तो फार्मेसी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी करवा रही है, और वहां पे जितने बच्चों का एमडी कार्ड सिंध में नहीं होता ना, वो फिर कराची यूनिवर्सिटी से मॉर्निंग में फार्मेसी के ऊपर जा रहे होते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मॉर्निंग के अंदर जो फार्मेसी का मेरिट था वो 83 मेरिट था लास्ट ईयर। अब आप सोचो 83 मेरिट कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करने का था। कितने बच्चों ने डॉ से किया होगा, कितने बच्चों ने एसएमसी से किया होगा, कितने बच्चों ने केएमडी से किया होगा। तो बताने का मकसद है कि फार्मेसी इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, गो फॉर इट। इसकी बहुत अच्छी जॉब्स आपके पास आ रही हैं, सही है ना। इसके अलावा आपके पास देन नर्सिंग आती है। अच्छा, नर्सिंग के अंदर आपको आपको एनकेट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि नर्सिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। अगेन नर्सिंग का शोभा जो है बहुत रिस्पेक्टेबल शोभा है, दुनिया भर के अंदर इसकी बहुत डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो असल में लोगों का जो जहन है ना, गंद जहन है, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कुंद जहन नहीं कहता, मैं कहता हूँ गंद जहन है। गंद जहन का मतलब ये होता है कि उनको लगता है शायद सारी चीजें बड़ी मजाक चल रही है, दे नेवर रियलाइज कि कौन सा प्रोफेशन की क्या खास बात है क्या नहीं है। तो आप नर्सिंग के ऊपर जा सकते हो, बीएस नर्सिंग के ऊपर, वो एक रिस्पेक्टेबल शोभा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बड़ी अच्छी है। अगर आप देखो, आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, इसका नाम है एएफएनएस। एएफएनएस होता है आर्म्ड फोर्सेस के नर्सिंग सिस्टम, आर्म फोर्सेस का नर्सिंग सिस्टम है। इसका लाजमी तौर पे टेस्ट दो। इसका जो टेस्ट होता है ना, इसका टेस्ट देने, अगर आप इसका टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो फिर आप आर्म फोर्सेस के अंदर एज अ नर्स लग जाते हो। और ये डायरेक्टली 17 ग्रेड के ऑफिसर की जॉब है, तकरीबन 17-16 ग्रेड के ऑफिसर की जॉब है। तो एएफएनएस के बारे में जरूर सर्च करो, ये आपके पास एक बहुत अच्छा है, आपके पास आ रहा है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज फार्मेसी में भी नहीं होता, एएफएनएस में भी नहीं होता, डीपीटी में भी नहीं होता, बीडीएस में भी नहीं होता, एमबीबीएस भी नहीं होता, और फिर भी आपको अपनी ही फील्ड में जाना है, तो फिर आपके पास अदर अप्लाइड साइंसेस की जो फील्ड्स आ रही हैं, उसके अंदर फिर आपके पास रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी का दुनिया भर में डिमांड है भाई। जितनी आपके पास मेडिकल सेक्टर की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, अब मेडिकल सेक्टर की जितनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बहुत मशहूर एक इंडस्ट्री है हनीवेल्स। हनीवेल्स का जितना आपके पास दुनिया भर में जितनी आपके पास हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इनमें जितने बॉयलर्स लगे हुए हैं, एसी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने गैस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सारे हनीवेल्स बनाते हैं। हनीवेल्स का खैर बहुत बड़ा बिजनेस है, वो कई तरह की चीजों पे आता है। वो आपके पास जितना ये आपका ये ग्लव्स वगैरह, सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं, ये सारा भी हनीवेल्स बनाता है। आपके मेडिकल मास्क बनाता है, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, दुनिया भर के अंदर है। इनका हेडक्वार्टर यूएस के अंदर था और ह्यूस्टन के अंदर इनका मेन बिजनेस हेडक्वार्टर था। तो बताने का मकसद ये कि रेडियोलॉजी, वहां पे जितनी मेडिकल इक्विपमेंट की फील्ड है, सब में रेडियो करके आप जा सकते हो। आप पर्टिकुलरली लेबोरेटरीज के अंदर इसकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इसके अलावा मेडिकल लैब साइंसेज आपके पास एक बहुत अच्छी फील्ड है। मेडिकल लैब साइंसेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करवा रही होती हैं, वो एक अच्छी है। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन आपके पास न्यूट्रिशन का होता है। अगेन अभी आप देखोगे आपका एमडी कैट का जैसे एग्जाम हुआ है ना, जैसे ही आपके पास एमडी कैट के एग्जाम का भी थोड़े से रिजल्ट फाइनलाइज हो जाए, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये डॉ हो गया, केएमयू हो गया, या जिना हो गया, ये आपके पास ये एसएमसी हो गया, या आपके पास ये फातिमा मेडिकल कॉलेज हो गया, जितने यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सारी के सारी बीएस के प्रोग्राम जब लॉन्च करेंगे ना, उसमें साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और ये फार्मेसी होता है। न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छी जॉब है। अब लोगों को क्या पता, इस मुल्क के अंदर आधी से ज्यादा आवाम तो भैया हार्ट अटैक से इंतकाल करती है। उनको मालूम ही नहीं होता न्यूट्रिशन साइंसेस होती क्या है, डाइट प्लानिंग क्या होती है। ये दुनिया में बहुत बड़ी डिमांडिंग फील्ड है भाई, इसकी सबसे महंगी इसकी जॉब्स है दुनिया भर के अंदर। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपने जॉब क्यों करते हो, आप एट द एंड ऑफ द डे क्यों आप तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, ताकि आप एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में आ सको। तो न्यूट्रिशन साइंस इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन कि भाई डाइट प्लानिंग, डाइट कंट्रोल सिस्टम, ये दुनिया भर में बड़ा काम आता है भाई। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर न्यूट्रिशन उसकी जॉब्स होती हैं। इनफैक्ट डिफरेंट जो एमएनसीज होती हैं, वहां पे तो जिनके लंच करवाया जा रहा होता है, वहां पे न्यूट्रिशन का बंदा कंपलसरी है, उसके बगैर वो अलाउ नहीं करते। हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स होती हैं, प्राइवेटली इसकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल में तो कंपलसरी है भैया, जो भी बंदा जाएगा अपना इलाज करवाने की, न्यूट्रिशन के पास लाजमी तौर पे जाता है अपना डाइट प्लान क्रिएट करवाने के लिए, स्टफ लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छी है।
साइकोलॉजी की बहुत अच्छी फील्ड है आपके पास। साइकोलॉजी के अंदर आप पूरी ह्यूमन स्ट्रक्चर को समझते हो, आप इंसान के बारे में पढ़ते हो, आप इंसान के दिमाग से खेलना सीखते हो। ये इसकी बहुत अच्छी फील्ड्स आ रही हैं आपके पास। तो अगेन ये एक बहुत अच्छी आपके पास प्रोग्राम आ रहा है। तो देखो, अगर तो मेडिकल की दुनिया में रहना है ना, तो मेडिकल की दुनिया में ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अगर मेडिकल की दुनिया में रहना चाहते हो, सारे ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं। एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं मिलता, प्राइवेट कर सकते हो। पाकिस्तान में नहीं करना, पाकिस्तान से बाहर कर सकते हो। चाइना, कजाकिस्तान हो गया या रशिया हो गया, यहाँ पे एमडीकेट, यहाँ पे आपके पास जो एमबीबीएस है काफी सस्ता है। या फिर अगर पाकिस्तान में रहना है, कि जाहिर सी बात है खवातीन के घर वाले जाने नहीं देते बाहर, तो फिर अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डीपीटी पे चले जाओ, बीडीएस पे चले जाओ। पहले बीडीएस पे जाओ, फिर डीपीटी पे जाओ। अगर बीडीएस नहीं मिलता देन डीपीटी पे चले जाओ। सही है ना? लेट सपोज आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे वो भी नहीं मिल रहा, तो सेल्फ फाइनेंस पे देख लो गवर्नमेंट के अंदर ही, कि भाई एमबीबीएस मिल जाए, डीपीटी मिल जाए, बीडीएस मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर आप फार्मेसी के ऊपर जाओ, न्यूट्रिशन साइंसेस के ऊपर जाओ, या साइकोलॉजी के ऊपर जाओ। अगर वो भी नहीं मिलता, उसके बाद आप देखो भैया, फिर नर्सिंग को देखो, एफएनएस को देखो, या रेडियोलॉजी को देखो, मेडिकल लैब साइंसेस को देखो। ये तमाम ऑप्शंस खुदारा एक्सप्लोर करो। तो भाई एमटी कैट का टेस्ट अगर नहीं दोबारा देना चाहते, तो फिर आपके पास ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, कि भाई अगर आपका अब बिल्कुल ही मेडिकल की तमाम फील्ड से दिल उचाट हो चुका है, यानी कि आपने एमबीबीएस का एग्जाम दिया, आपने एमडी कैट का एग्जाम दिया, अब आपका एमबीबीएस करने में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, अब आपका बिल्कुल मेडिकल की तमाम फील्ड से आपका दिल ही खत्म हो गया, तो अब आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अब आपको कहां पे जाना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास कई महीनों से अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर वो नस्ट में अप्लाई कर दें, सर नस्ट के अंदर क्या मैं टेस्ट दे सकता हूं, सर पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज में मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकता हूं, सर क्या मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, आईटी में जा सकता हूं, या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में मैं जा सकता हूं, तो या बिजनेस एंड फाइनेंस के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर बच्चे सीए करने के ऊपर चले जाते हैं, या फिर डिफरेंट प्योर साइंस की जो फील्ड्स होती हैं, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, बायोटेक हो गई, जूलॉजी हो गई, इनके ऊपर चले जाते हैं। इन तमाम चीजों को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई देखो, अगर तो आपका बिल्कुल ही अब मेडिकल की फील्ड से दिल उचाट हो चुका है। देखो, मैंने आपको 3 ऑप्शन अभी तक बता चुका हूं। पहला ऑप्शन क्या था? या तो एमडी कैट का आप रिपीट करो। एमडी कैट रिपीट करने वाले बच्चों के लिए एक ऑप्शन हमने दे दिया। दूसरा ऑप्शन क्या था कि भाई एमबीबीएस नहीं मिलता, कोई और आपके पास जो हेल्थ की फील्ड्स हैं उसके ऊपर आप चले जाओ। हेल्थ साइंसेस की डिफरेंट फील्ड जो आपके पास आ रही हैं, चाहे डीबीटी हो, बीडीएस हो, फार्मेसी हो, न्यूट्रिशन हो, मेडिकल लैब हो, रेडियोलॉजी हो, या आपके पास कोई भी इस तरह की फील्ड आ रही है, उसमें चले जाओ। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाई अगर बिल्कुल मेडिकल के अंदर नहीं जाना, तो अब आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूं कि भाई आप तमाम स्टूडेंट जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वो बिल्कुल इंजीनियरिंग के अंदर या सीएस में अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, अब अगर आपका बिल्कुल ही दिल खत्म हो गया और आप अपने फैमिली प्रेशर के ऊपर पहले भी एमडी कैट दे रहे थे, तो अब आपका एमडी कैट अगर नहीं क्लियर हो पाया, तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन है? या फिर वो बच्चे जो कि ऑलरेडी एमडी कैट रिपीट कर रहे थे, अब वो अपनी किस्मत के मारे मजबूर हो चुके हैं, अब उन्होंने अपनी किस्मत बना ली है कि अब तो खैर एमडी कैट नहीं देना दोबारा, तो अब वो इंजीनियरिंग या सीएस वाली साइड पर अगर जाना चाहते हैं, तो लेट मी गाइड यू इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, तमाम प्री मेडिकल का बच्चा सीएस की फील्ड्स के लिए एलिजिबल है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इस वक्त के जो आपके पास वाइस चेयरमैन है, ही इज डॉक्टर सरोज लोधी। मेरे बड़े अच्छे उस्ताद रहे जिस जमाने में मैं अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर रहा था, एंड मेरी उनसे मुलाकात भी रही अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वाइस चांसलर थे वो एनडी यूनिवर्सिटी के। तो पीसी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने 2022-23 के अंदर लोगों ने फैसला दिया था कि भाई सीएस के अंदर तमाम प्री मेडिकल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। मगर यहाँ पे एक मसला है, और वो मसला क्या है कि देखो, अगर आप कल को इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो या कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, तो भाई कोशिश करो कि आप खुदारा एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे दो। एडिशनल मैथ्स क्या होता है? एडिशनल मैथ्स कहा जाता है कि भाई आप लोगों ने चूंकि अपनी एफएससी या ए लेवल्स के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ी होती, आप लोगों ने अपने एफएससी के अंदर या अपने ए लेवल्स के अंदर आप लोगों ने बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, सही है ना? बायोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा होता है। तो एडिशनल मैथ्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप एफएससी बैकग्राउंड से हो, अगर आपने इंटर के अंदर या एफएससी के अंदर प्री मेडिकल रखी हुई थी, तो आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स का पेपर है ना, वो आप लोग दे दो। तो उससे फायदा ये होगा कि आप पर्टिकुलरली फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट काउंट होगे, फिर आप पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली, और सीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो वो ए लेवल्स के अंदर अपना जो उनका एड मैथ्स के पेपर्स होते हैं वो दे सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है? जो बच्चे एडिशनल मैथ्स को दे देते हैं, उनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। इसका मतलब क्या, जरा समझाता हूं कि देखो, आप पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज के अंदर सीएस में अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एडिशनल मैथ्स नहीं देते तब भी।
मगर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, नुकसान ये होता है कि देखो, जब आप इंजीनियरिंग का माइंड अपना बना रहे हो, जब आप कंप्यूटर साइंस का अपना माइंड बना रहे हो, तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा कि बेटा यहाँ पे पूरी की पूरी मैथ्स होती है। इंजीनियरिंग के अंदर जो जितनी बेसिक्स आ रही हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जितने एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, सारे के सारे वो कैलकुलस के ऊपर स्टैंड करते हैं। अब आप में से कई बच्चों ने सीएस के अंदर सी भी नहीं पढ़ा होता और एस भी नहीं पढ़ा होता, तो अक्सर बच्चों को लगता है कि सीएस का काम होता है कोडिंग करना। हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर वो जो कोडिंग स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो एल्गोरिथम ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कितने लोगों को ये बात मालूम है? आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सीएस सर, मैं सीएस कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो भाई जितनी भी आपके पास डेटा साइंसेस की फील्ड्स आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड्स आ रही हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स आ रही हैं, दे आर ऑल स्टैंडिंग ऑन दी कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड एटसेट्रा। यहाँ पे सारी की सारी मैथ्स आ रही है। तो अगले 4 साल आप लोगों को ये पूरी की पूरी मैथ्स पढ़नी होगी, और मैथ्स पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम आपको हर चीज कवर अप करवा रहे होते हैं अपने बैचेस के अंदर। हमारे बैचेस में कई प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिनको हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज कवर करवाते हैं। और इंजीनियरिंग के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम नहीं देता, या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद उसको लाजमी तौर के ऊपर फर्स्ट और सेकंड ईयर मैथ्स का एक कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है, उसको क्लियर फिर भी करना पड़ेगा। और अगर आप एडिशनल मैथ्स का एग्जाम नहीं देते और आप एडमिशन हासिल कर लेते हो पाकिस्तान की किसी भी कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये चीज जहन में रखिएगा, अगले 4 साल आपको जो काम करना है वो पूरा मैथ्स का ही काम है। उसके अंदर कोडिंग वगैरह के अंदर पूरी की पूरी मैथ्स इन्वॉल्व हो रही होती है। तो ये जहन में रखिएगा कि भाई आपको मैथ्स और कैलकुलस वगैरह फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बच्चों को मशवरा देते हैं कि एड मैथ्स दे दो, तो आपका फायदा है कि अगले 4 साल जो चीज आप पढ़ोगे ना, वो आपको एटलीस्ट समझ में आएगी। सही है ना? वो चीज आपको क्या होगी? समझ में आएगी। अच्छा, लेट सपोज कोई बच्चा कहता है सर मुझे नहीं देना, मैं फिर मुझे बताएं कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो, आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप एड मैथ्स नहीं देना चाहते और आप स्टिल इस साल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो। वैसे बाय द वे, एडिशनल मैथ्स देने का फायदा आपको ये है कि आपके उसके नंबर काउंट नहीं होते, उसका सिर्फ पेपर पास करना होता है। उसका रिजल्ट कभी भी है, उसको बस पेपर पास करना होता है। मगर चलो, विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो नस्ट के अंदर। सही है? विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो एनईडी के अंदर। विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो यूईटी के अंदर। विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो मेरान के अंदर, मेरान के अंदर। विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो कॉमसेट्स वगैरह के अंदर, या एयर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एनटीएस की बेसिस के ऊपर भी कर सकते हो। तो भैया, या इन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स। आप प्री मेडिकल की बेसिस के ऊपर इन तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। और कहां अप्लाई नहीं कर सकते भाई? फास्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, आईबी में अप्लाई नहीं कर सकते, लम्स के सीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते, जीआईकेआई में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने डिसीजन ले लिया, देखो मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने एक बात करी थी, अपने आप से सच बोलो। अगर डिसीजन ले लिया है कि भाई अब आपने मेडिकल को कंटिन्यू नहीं करना, तो खुदारा एडिशनल मैथ्स दे दो। उसका फायदा ये है कि यार तुम्हारे पास अभी भी मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, यानी कि तुम इन यूनिवर्सिटीज के अलावा भी जो बाकी के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, फास्ट हो गई, जीआईकेआई हो गई, तुम्हारे पास आईबी हो गई, लम्स हो गई, तुम यहां पे भी अप्लाई कर पाओगे। और अगर तुमने एडिशनल मैथ्स दे दिया, तो एक और बड़ा फायदा क्या है कि अगले 4 साल जो तुमने इंजीनियरिंग पढ़नी है, तुमने अगले 4 साल जो सीएस पढ़नी है, तुम्हें उसमें भी बड़ा फायदा है तुम्हें, क्योंकि अगले 4 साल तुम्हें मैथ्स तो पढ़नी है, हर सब्जेक्ट में मैथ्स होती है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फिर आपकी ऑप्शंस लिमिट नहीं हो जाते। अब मेडिकल में तो देखो 5-6 सिर्फ फील्ड्स हैं, एमबीबीएस है, डीपीएस है, डीपीटीएस और स्टफ लाइक दैट। जबकि इंजीनियरिंग के अंदर भरी पड़ी है दुनिया, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपके पास अर्बन इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, बिलीव मी। तो अगर आप एडिशनल मैथ्स दे दोगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा ये मिलता है कि भाई आप इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड में भी जा सकते हो, अदरवाइज सिर्फ सीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर बायोमेडिकल के लिए। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात बता देता हूं। वो बच्चे जो एडिशनल मैथ्स नहीं दे रहे, वो सोचते हैं कि नहीं देंगे, तो आप नस्ट में अगर अप्लाई करोगे ना, हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी डिफरेंट हो जाएगा। अब ये सबसे एक मजे की बात है और अफसोस की बात है कि क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई भी इदारा जो है ना, एक अपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। यानी कि भाई हर इंसान की अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद होती है। लेट सपोज अगर आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो ऑन दी बेसिस ऑफ प्री मेडिकल, तो आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स आएगी, मैथ्स आएगी और इंग्लिश आएगी। और ये जो मैथ्स आती है प्रॉपर आपके पास जो एडवांस लेवल की मैथ्स होती है, जिस तरह इंजीनियरिंग के बच्चे के पेपर में आएगी वैसे ही आपके पेपर में आएगी। तो नस्ट कहता है कि भाई प्री मेडिकल के बच्चे को अप्लाई करना है इंजीनियरिंग की फील्ड में, सीएस की फील्ड में, आ जाओ भाई, आ जाओ भी, आ जाओ, अप्लाई करो, बिल्कुल अप्लाई करो। मगर आपके टेस्ट के अंदर प्रॉपर मैथ्स का सेक्शन आएगा जो एक नॉर्मल बच्चे के पेपर में आता है। तो हमारे बैचेस के अंदर प्रॉपर तैयारी इसलिए कवर करवाते हैं। मगर अगर आप एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, यूईटी में अप्लाई कर रहे हो या कॉमसेट्स में अप्लाई कर रहे हो, तो बेटा यहां पे फिर आपके टेस्ट के अंदर मैथ्स नहीं आती, बायोलॉजी आती है,
फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, इंग्लिश का पोर्शन आता है। यानी कि भाई मैंने क्या कहा था, आवे का आवे पकड़ा हुआ है। कोई स्टैंडर्डाइज पॉलिसी नहीं है कि भाई पीईसी ने अलाउ तो कर दिया कि प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब नस जो है वो अपना अलग टेस्ट लेता है, सही है ना, अपने अलग तरह का। एनईटी का अपना टेस्ट होता है, यूईटी का अपना होता है, मेरान का अपना होता है, कॉमसेट्स का अपना होता है। तो इन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर मैथ्स नहीं आती, बायो आती है। मैथ्स नहीं आती, बायो आती है। जिस तरह एमडीकेट की बायो होती है वैसी आती है, जबकि नस के अंदर बायो नहीं आती। नस के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे फिर आपके पास फिजिक्स है, और जो एक इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स होती है, एडवांस लेवल मैथ्स होती है, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स होती है, वो आती है, और इंग्लिश का पोर्शन आता है। जबकि एनईडी हो गई, यूईटी हो गई, मेरान हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, बायो का पोर्शन आएगा प्री मेडिकल के बच्चे के अंदर। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि यार अगर आप एड मैथ्स दे दोगे ना, तो फिर आप तमाम यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हो, तमाम फील्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ सबके टेस्ट के अंदर मैथ्स ही आएगी, बायो नहीं आएगी, फिर सबके टेस्ट में मैथ्स ही आएगी। इसके अलावा एक और बड़े मजे की बात बताऊं, एड मैथ्स देना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आप हमसे तैयारी कवर कर रहे हो तो हम आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल पे कंप्लीट तैयारी कवर करवा रहे हैं, तो आपकी एडिशनल मैथ्स की तैयारी वैसी कवर अप हो रही है भाई। आपकी 90% तैयारी हमारे बैचेस से इंटर के एफएससी के पेपर्स की वैसी कवर हो जाएगी। जब हम आपको एप्टीट्यूड लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, एप्टीट्यूड एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट होता है, जब हम आपको एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे तो आपकी जो एफएससी लेवल की मैथ्स होगी वो वैसी क्लियर हो जाएगी। आपको जस्ट जाके बोर्ड ऑफिस से फॉर्म सबमिट करवाना है, फॉर्म सबमिट करवा के आपको एडिशनल मैथ्स का एग्जाम देना है, जो मई के अंदर होगा, जब आपके नॉर्मल बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। उसका रिजल्ट कभी भी है, रिजल्ट काउंट ही नहीं होता उसका। आपको एक और बड़े मजे की बात बताता हूं, जस्ट उसको पास करना है, 33 नंबर लेके, 40 नंबर लेके उसको जस्ट पास करना है। मगर उसका फायदा पता है क्या है? उसका फायदा ये है कि फिर अगर आप एड मैथ्स दे देते हो तो एक पूरी दुनिया खुल जाती है आपके पास। दुनिया ऐसे खुल जाती है कि फिर आप तमाम फील्ड्स के अंदर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, फिर आप कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो, और हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर फिर मैथ्स का पोर्शन आएगा। आपके पास बायो कहीं भी नहीं आ रही होगी, आप एटलीस्ट अजियत खत्म हो जाएगी। और एक और चीज मैं बता देता हूं, एक और बड़े मसले की बात, अगर आप एनईडी में अप्लाई करते हो, यूईटी में अप्लाई करते हो, या मेरान के अंदर अप्लाई करते हो ऑन दी बेसिस ऑफ प्री मेडिकल, तो भाई यहां पे आपके पास नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं प्री मेडिकल बच्चे के लिए। एनईडी के अंदर सिर्फ 6 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर प्री मेडिकल बच्चे के लिए सिर्फ 6 सीट्स हैं। तो भैया आप प्री मेडिकल के ऊपर कंपटीशन में दोबारा क्यों घुस रहे हो? तो अगर आप एडिशनल मैथ्स का एग्जाम देते हो, इतना मुश्किल नहीं है। हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज कवर करवाते हैं अपने एप्टीट्यूड बैचेस के अंदर। अगर आप हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के बैच को ज्वाइन करते हो, 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई हम लोग आपको कोई भी जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करते हैं। उस टॉपिक को हमारी पूरी की पूरी टीम क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, यानी कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर अगर एक टीचर मैं हूं, तो एक टीचर हमारे पास पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर आफ्ताब साहब पढ़ा रहे हैं। तो भाई वीक डेज के ऊपर अगर मेरी क्लास हो रही है, वीकेंड पे उनकी क्लास हो रही है, सही है। तो उसके अंदर होता क्या है कि पहले टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज को कवर करवाते हैं, फिर उसकी ट्रिक्स को बताते हैं, फिर उसके बाद उसके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो आप लोगों को जब हम एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, तो लेट सपोज आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, आपने एफएससी मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, मगर आपके पास जब वो टॉपिक हम एप्टीट्यूड में पढ़ाते हैं, तो हम इस बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि हर बच्चे को बात समझ में आए। क्योंकि कई बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के होते हैं, जो ए लेवल्स के नॉर्मल इंजीनियरिंग के बच्चे भी होते हैं, उन्होंने भी एफएससी की मैथ्स नहीं पढ़ी होती, उनको भी नहीं पता होती। तो हम हमारे पेजेस के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा भी बैठा हुआ होता है, इंजीनियरिंग का बच्चा भी बैठा हुआ होता है, और ए लेवल्स का बच्चा भी बेतहाशा बैठा हुआ होता है। तो हमारे तमाम के तमाम टीचर्स बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं। आपको पहले पूरा टॉपिक बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, फिर उसकी ट्रिक्स के ऊपर आते हैं। तो भाई फिर उसके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, फिर उसको टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक थर्ड प्रोफेसर बैठे हुए हैं। आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस जोन मिलता है, एक एक चीज मिलती है। तो बताने का मकसद ये कि आपकी एडिशनल मैथ्स की तैयारी वैसी कवर अप हो जाती है, आपकी एडिशनल मैथ्स की तैयारी वैसी कवर हो जाती है। आपको जस्ट बोर्ड ऑफिस से जाके फॉर्म लेना है, फॉर्म सबमिट करवाना है, और मई के अंदर जब पेपर होंगे फर्स्ट सेकंड मैथ्स के आपने उठा के दे देने हैं, और आपको जस्ट उसको पास करना है। आपकी जो लास्ट ईयर की परसेंटेज होती है ना, उसी के ऊपर एडमिशन मिलता है। आपको ये भी बता दूं बड़े मजे की बात, कि आपके जो बायो के नंबर होते हैं वही काउंट होते हैं हर जगह के ऊपर। आपको जस्ट एडिशनल मैथ्स का पेपर पास करना होता है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो भाई अगर आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज ध्यान में रखिए, अगर आप एडिशनल मैथ्स नहीं दे रहे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो नस्ट के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हम नहीं देना चाह रहे। तो यार आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं। अगर आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, फिर आपको नस्ट का एक अपना कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जिसकी फीस है 50,000 रुपए, सही है ना, तकरीबन 35 से 50,000 रुपए के दरमियान है। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो आपको कोर्स पहले परचेज करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो तो आपको एडमिशन के बाद एक कोर्स लेना पड़ेगा। तो आपको मैथ्स तो फिर भी देनी पड़ेगी ना। तो उससे बेहतर है
अगर आप अभी तैयारी कर लो तो आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई जब आप नस की तैयारी हमसे कर रहे हो, नस पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, पूरे पाकिस्तान में उसके कैंपसेस मौजूद हैं। कराची के अंदर भी सीएस की फील्ड मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है, केपीके के अंदर भी मौजूद, आपके सॉरी बलूचिस्तान में भी मौजूद है, केपीके के अंदर नस का कैंपस नहीं है, बलूचिस्तान में भी मौजूद है। तो आपको फायदा ये है कि यार जब आपके टेस्ट के अंदर ऑलरेडी मैथ्स का सेक्शन आ रहा है, आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से अगर टेस्ट में क्या आ रहा है, मैथ्स का सेक्शन आ रहा है, तो भाई जब आप एडिशनल मैथ्स अगर दे दोगे तो आप जो तैयारी आपने करी है उसकी बेसिस पे दे दोगे, वैसे क्लियर हो जाएगा भाई। क्या मसले की बात है इसमें, क्या सोचने की बात है? तो भाई आपका फायदा ही फायदा है ना, आपको नुकसान थोड़ी है। इनफैक्ट आप अपने माँ बाप के कई हजार रुपए बचाओगे। बाद में नस से जब वो कोर्स लोगे तो नस आपको वही फर्स्ट और सेकंड ईयर का कोर्स अपने लेवल के साथ बेचेगा और उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहा होगा। तो भाई हम आपको जब डिटेल में एप्टीट्यूड मैथ्स की तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे अपने बैचेस के अंदर, तो एडिशनल मैथ्स का टेस्ट आपको खाली देना है, दे दो। अच्छा, एक और बड़ा फायदा क्या होगा, एडिशनल मैथ्स देने के बाद आप फिर पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे फास्ट के अंदर प्री मेडिकल बच्चे का दाखिला भी हम दूंगे भाई, अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता प्री मेडिकल का बच्चा। सीएस और इंजीनियरिंग तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि बेटा वो कहते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई बड़ी स्ट्रिक्ट है, हमारी पढ़ाई स्ट्रिक्ट है, तो हम प्री मेडिकल वाले को अलाउ ही नहीं करते, आईबी भी अलाउ नहीं करता। वो कहते हैं पीसी को नहीं मानते, हम अपनी हम नहीं मान रहे भाई इस डिसीजन को। तो वो कहते हैं कि भाई प्री मेडिकल के बच्चों का एडमिशन लेना है जीआईकेआई के अंदर, फास्ट के अंदर या आईबी के अंदर, पाकिस्तान की 3 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो कहते हैं कि भाई एडिशनल मैथ्स पहले दो। तो एडिशनल मैथ्स देने का मतलब ये कि आप खाली फॉर्म सबमिट करवा के उस फॉर्म की आप फोटोकॉपी वगैरह जमा करवा देते हो फॉर्म के अंदर, और फिर आप बैठ के उसका रिजल्ट आता रहे, जो भी उसका रिजल्ट है, बस पास करना है, सिर्फ पास करना है, और टेस्ट आपका प्रॉपर्ली मैथ्स वाला होगा। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट है, अगर आप इंजीनियरिंग साइड के ऊपर या सीएस में जाना चाहते हो। इंजीनियरिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं, अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हो तो फिर आपको कैरियर काउंसलिंग वगैरह हमारी तरफ से मिल रही होती है। हमारे पास पाकिस्तान के टॉप कैरियर काउंसलर्स मौजूद होते हैं। देखो ये तमाम बातें जो है ना, कोई इंग्लिश के टीचर नहीं बताएगा आपको, या वो इंसान, मैं अक्सर देखता हूं एक आदमी फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, फिर गाइड भी कर रहा है। खुदारा भी हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से होशियार रहो, ये आपके सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त का बर्बादी है। या फिर कोई इंग्लिश का टीचर अगर आपको बैठ के कैरियर काउंसलिंग कर रहा है ना, वो आपकी सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहा है। इन्होंने ना तो कभी किसी प्रोफेशनल फील्ड में काम करा है, ना इन्होंने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर का देखा है, ना इन्होंने कभी जिंदगी में कराची से बाहर निकल के, इस्लामाबाद से बाहर निकल के, पंजाब से बाहर निकल के किसी मुल्क के अंदर जाके काम किया है। तो हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, दे आर ऑल दोज पीपल जो उन्होंने पीएचडीज या मास्टर्स अपने पाकिस्तान से बाहर से करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डायरेक्टर्स की टीम के अंदर तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर हमारे पास जो टीचर्स की टीम है, दे आर दी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जो डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज हैं, वो हमारे पास हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एक एक बात कवर अप करवाते हैं। हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं, हमारे डायरेक्टर साद इस वक्त ओरेकल के मैनेजर हैं बेटा, ओरेकल के मैनेजर रिटायर्ड हुए। हमारे जो डायरेक्टर सर बिलाल जी हैं, ही वाज द डिप्टी मैनेजर इन द के इलेक्ट्रिक, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी है। सर हंजला बुखारी ए लेवल्स के सबसे मशहूर टीचर थे, जिनको हम अपने पास तोड़ के लेकर आए, और वो बंदा हमारे कैरियर काउंसलर है। मैं अपनी एग्जांपल दे दूं, मैं आई वाज वर्किंग फॉर द जीएसके, आई वाज वर्किंग फॉर द आई वाज मैनेजिंग सप्लाई चेन मार्केट फॉर द लेबनान, अल्जीरिया, जॉर्डन एंड इसके अलावा मेरा एक मास्टर्स यूएस से अल्हम्दुलिल्लाह रहा। मैंने यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप और मास्टर्स कवर अप किया। तो हमारे डायरेक्टर्स की टीम पूरी ये आ रही है। हमारे जो एमडी कैट के इंस्ट्रक्टर हैं बायोलॉजी के, ही इज ए पीएमडी सर्टिफाइड डॉक्टर। आपके कितनी आप इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे होते होगे, कभी आप वहां पे बायोलॉजी के टीचर की तारीफ तो पूछना ना, उसने क्या किया हुआ होगा, उसने किया हुआ होगा बेटा जूलॉजी के अंदर मास्टर्स या बायोलॉजी के अंदर मास्टर्स करा हुआ होगा। किसी भी नॉर्मली इदारे के अंदर एमडी का पीएमडी सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं पढ़ा रहा होता। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे खास बात क्या है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारे एमडीकेट के इंस्ट्रक्टर भी हैं, वो पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर बैठ के पढ़ा रहे हैं। कोई जूलॉजी बॉटनी वाला कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, किसने कुछ नहीं करा जिंदगी में, उसने जाके जूलॉजी और बॉटनी के अंदर मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और वही बैठ के पढ़ा रहा है। सही है, पढ़ाने से मना नहीं है, मगर ऑब्वियसली हमारी जो टीम है हाईली कैपेबल टीम है, ये सिर्फ डायरेक्टर्स की टीम है। इसके अलावा टीचर्स हमारे पास ऑलरेडी बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, उसके कई हमने डेमो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर डाले हैं, उसको आप देख भी सकते हो। खैर, अच्छा भाई, एक तो ऑप्शन ये हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर। हमने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा भाई, यहां पे हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। अगर कोई बच्चा बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर या फाइनेंस के प्रोग्राम्स के अंदर जाना चाहता है, अगर कोई बच्चा फाइनेंस रिगार्डिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहता है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका जब एमडीकेट क्लियर नहीं हुआ, तो आपके जहन में होगा सर वो बीबीए कर लेते हैं आईबीए से, या लम्स से, लम्स के भी एडमिशन ओपन हो गए हैं, या फिर सर वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं एसीएफ, या फिर सर वो चार्टर अकाउंटेंसी कर लेते हैं, या फिर सर सोशल साइंसेस कर लेते हैं, या फिर सर और कोई ऑप्शन बताएं कॉमर्स की फील्ड के अंदर। तो बेटा देखो, आप में से वो तमाम बच्चे, अगेन हमने 3 ऑप्शन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर तो एमडीकेट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं करा हुआ, मेरिट नहीं बनता, तो भैया तो सेल्फ पे आ सकते हो आप, सही है ना। सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट एमबीबीएस कर लो, नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद सिंपल तरीके से क्या करोगे, एमडीकेट रिपीट करने के ऊपर जाओगे। एमडीकेट रिपीट नहीं करना तो फिर जो हेल्थ साइंसेस की डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं उसमें अप्लाई कर लो। न्यूट्रिशन साइंसेस हो गई आपके पास, या बीडीएस आपके पास, सॉरी, या आपके पास फार्मेसी हो गई, डीपीटी बीडीएस वगैरह, या आपके पास अदर फील्ड्स आ गई।
अगर वो भी नहीं करना, आपको मेडिकल में जाना ही नहीं है, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग या सीएस में जाना चाहते हैं, उस बात को भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं चौथे ऑप्शन के ऊपर, फाइनेंस के अंदर जाने के लिए। देखो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज ऑल अबाउट नंबर्स, न्यूमेरिक वर्ल्ड। अच्छा, फाइनेंस के अंदर जाने के लिए आपको जो बिजनेस फील्ड्स हैं, इनमें जाने के लिए एडिशनल मैथ्स की जरूरत नहीं है, मगर आपकी क्वांटिटेटिव थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? आपको एटलीस्ट नंबर शुड मेक सम सॉर्ट ऑफ अ सेंस। यानी कि भाई अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई 100 रुपए की चीज है, 30 रुपए की मैंने तुम्हें दे दी, तो मुझे बताओ बाकी कितने बचे। तो ये क्वांटिटेटिव थिंकिंग जो होती है ना, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए फिर आपके लिए। और कई बच्चे हमारे बैचेस से ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेस स्कूल में जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं और वो एमबीबीएस परसों नहीं कर रहे होते, वो बीबीए की तैयारी कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कर रहे होते हैं, या सोशल साइंस की कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं एक और डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, कई बच्चों को, ये एसीएफ क्या होता है या सीए क्या होता है। भाई सीए, काफी सारे बच्चे सीए साइड पे जाते हैं, तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन भी अभी करूंगा। मगर मैं यहाँ पे एक जर्नलाइज पहले तो बात कर रहा हूँ कि देखो, अगर आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हो या फाइनेंस की दुनिया में जाना चाहते हो, तो खुदारा इसमें आपको एडिशनल मैथ्स देने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो एमडी कैट नहीं हुआ, दुनिया खत्म नहीं हो जाती, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है एमबीबी। तो भाई अगर आपका एमडी कैट नहीं हुआ, तो आप एडिशनल मैथ्स भी अगर देना नहीं चाहते, अगर एमडी कैट नहीं हुआ, अब आप एमडी कैट नहीं देना चाहते, आप एडिशनल मैथ्स भी नहीं देना चाहते, तो फिर आपके पास बिजनेस वर्ल्ड सबसे बेहतरीन है। अब देखो बिजनेस की मैं बात क्यों करता हूं, मेरा जो एमएस था ना बेटा, वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के ऊपर था, दैट इज बेसिकली बिजनेस साइड, और सप्लाई चेन होती पूरी बिजनेस साइड ही है। आपके पास बिजनेस वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, तो बिजनेस साइड के ऊपर काफी सारी फील्ड्स आ रही हैं। जैसे कि आपके पास एक है बीबीए, सही है ना, सबसे पहले नंबर के ऊपर है बीबीए। बीबीए का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर फिर कई इसकी सब फील्ड्स हैं। आप बीबीए जब स्टार्ट करते हो, जर्नलाइज बीबीए होता है, 3rd ईयर तक सारे कोर्सेज जर्नलाइज होते हैं। फिर आप 4th ईयर और फाइनल ईयर्स के अंदर अपने मेजॉरिटी कोर्सेज उठाते हो। जैसे बीबीए के अंदर आप लेट सपोज आपका फाइनल ईयर के अंदर सप्लाई चेन के अंदर बीबीए आप अपना कर रहे हो, तो स्टार्टिंग के 2-3 साल जो होते हैं जर्नलाइज होते हैं। फिर एंड के अंदर आप इधर सप्लाई चेन की दुनिया में चले जाते हो, या फिर आप पर्टिकुलरली मार्केटिंग के ऊपर चले जाते हो, या फिर आप बीबीए फाइनेंस के ऊपर चले जाते हो, या बीबीए बैंकिंग के ऊपर चले जाते हो। बीबीए इस्लामिक बैंकिंग की बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, या फिर बीबीए एचआर साइड एक बहुत अच्छा रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। अच्छा, ये आपके पास बीबीए होता है। एसीएफ कहा जाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सीए और एसीएफ में डिफरेंस ये होता है कि भाई सीए जो होता है वो बाहर से डायरेक्टली आपके पास रिकॉग्नाइज्ड होता है, जबकि एसीएफ एक अलग 4 साल की डिग्री है और ये कहलाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके ऊपर और सीए में डिफरेंस क्या है, मैं उसको अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा जब सीए के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अदर जो बिजनेस फील्ड है, इसमें सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छी है, और नस बिजनेस स्कूल बहुत अच्छा नाम है, आईबी बहुत अच्छा नाम है, लम्स बहुत अच्छा नाम है। तो सोशल साइंसेज का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपको बीबीए में नहीं जाना, आपको सोशल साइंसेज के ऊपर जाना है, तो इसके अंदर कई करियर अपॉर्चुनिटीज है, एचआर साइड भी है। सोशल साइंसेज भी बिजनेस की एक फील्ड के टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन मैनेजर के ऊपर और इस तरह के कई प्रोग्राम्स के ऊपर आप जा सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में जो टॉप की बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर आपके पास आईबी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपके पास नस्ट बिजनेस स्कूल मौजूद है, उसमें आपके पास लम्स का एलकेट मौजूद है, लम्स यानी कि, और अभी इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन है। तो अगर आप हमारे बिजनेस प्रोग्राम्स में आते हो, अगर आप हमारे बिजनेस के बैच में आते हो, तो बेटा हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज आपकी कवर अप करवाएंगे। आप अगर बिजनेस की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, सीए की मैं बात नहीं कर रहा, सीए समथिंग टोटली डिफरेंट, मैं उसको भी अलग से एक्सप्लेन करूंगा, उसकी भी बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप किसी भी बिजनेस की या फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, तो याद रखिएगा आपको हर यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल टेस्ट देना पड़ता है। आईबीए का अपना टेस्ट होता है, आईबीए के साल में 2 राउंड होते हैं। एक राउंड अभी फेब के अंदर आ रहा है और दूसरा राउंड आपके पास आएगा जून के अंदर। नस बिजनेस स्कूल के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, चारों टेस्टों को दो या कम से कम 2 टेस्टों को दो। नस बिजनेस स्कूल या नस का जो पहला राउंड आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर, अभी 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 22 नवंबर से, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करनी है। फिर नेट नंबर 2 आपके पास आता है जनवरी फेब के अंदर, नेट नंबर 3 आपके पास आएगा अप्रैल के अंदर, और नेट नंबर 4 आता है हमारे पास जून जुलाई के अंदर। लम्स का सिर्फ एक ही दफा टेस्ट होता है, और इस साल ये टेस्ट हो रहा है 15 फरवरी को। तो आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट यानी कि दिसंबर एंड जनवरी में आ रहे हैं बिजनेस साइड के। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बिजनेस की कोई भी फील्ड करना चाहते हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहरिया, शहरिया, ये सारी सेकंड टायर है। आप सुबह मुंह धो के, मुंह बगैर धोए भी घर से उठो, बहरिया में जाके वैसे टेस्ट क्लियर कर लोगे, जेबेस्ट और बहरिया के अंदर। ये मतलब सेकंड टायर यूनिवर्सिटीज हैं। जो टॉप की अच्छी यूनिवर्सिटीज आ रही है बिजनेस साइड के ऊपर, फाइनेंस साइड के ऊपर, वो 3 आ रही है। आईबी है, नस बिजनेस स्कूल है, लम्स है। इसके अलावा एक और मुझे यूनिवर्सिटी बड़ी पसंद है, ये है लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बहुत अच्छी फील्ड है। केएसबीएल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, केएसबीएल इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन। इसको जो लम्स के फाउंडर्स थे, दाऊद ग्रुप्स था, आपके पास एंग्रो ग्रुप के जो मालिकान थे, उन्होंने केएसबीएल को बनाया था, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप। इसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हबीब के अंदर लाजमी अप्लाई करो, ये भी एक सिंध बेस्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हबीब ग्रुप ने हबीब यूनिवर्सिटी क्रिएट करी थी, हबीब मेट्रो है हो गया,
पाकिस्तान में जो इंडस मोटर कंपनी है उनकी यूनिवर्सिटी है। तो बताने का मकसद ये कि भाई ये 3-4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, 5-6 यूनिवर्सिटी टॉप की बिज़नेस यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। इनकी तैयारी करने के आप हमारे बिज़नेस बैचेज़ का हिस्सा बन सकते हैं। आप बिज़नेस की या फाइनेंस की किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेटा आपके टेस्ट के अंदर 2 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। आपके टेस्ट के अंदर बिज़नेस मैथ्स होती है, क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है और साथ में बिज़नेस इंग्लिश होती है। इनकी हम आपको प्रॉपर तैयारी कवर करवाते हैं। हमारे जो बिज़नेस मैथ्स के टीचर्स होते हैं, टीम होती है टोटली डिफरेंट होती है। बिज़नेस इंग्लिश की हमारी टीम टोटली डिफरेंट होती है। बिज़नेस इंग्लिश की जो हमारी टीचर है मिसेस ज़ुहा ज़ैन, she was currently a manager of a very big corporation of Pakistan और खुद वो आईबी की ग्रेजुएट है और पिछले कई सालों से बच्चों को वो तैयार कर रही हैं लम्स के लिए, एसएटी के लिए और आईबी के लिए। अच्छा, एसएटी क्या होता है? एसएटी इज बेसिकली कॉलेज बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर अप्लाई कर रहे हो तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में तो आप एसएटी का एग्जाम देते हो। एसएटी इज समथिंग डिफरेंट। खैर, बताने का मकसद ये है कि भाई ये तमाम कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। बीबीए की बहुत डिमांड है। अच्छा, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो सिंस आई बिलोंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फैमिली, तो मुझे बीबीए का बड़ा शौक था और मैंने आईबीए का टेस्ट क्लियर किया था अपने ज़माने तालिब इल्मी के अंदर आज से 15 साल कबल। मगर फिर मैं आईबीए गया नहीं था, मैं इंजीनियरिंग साइड पे गया था। उसके पीछे रीज़न थी। उसके पीछे रीज़न ये थी कि भाई इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप मैनेजमेंट साइड पे जाते हो ना, उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो रिकमेंड बच्चों को करता हूँ कि भाई अगर आप इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट को चूज़ करते हो तो आप हमेशा अब ज़्यादा करते हो। एक बड़ी मशहूर एग्ज़ाम्पल मेरे एक प्रोफ़ेसर देते थे। ही इज़ अ ग्रेट प्रोफ़ेसर ऑफ सप्लाई चेन, वो पाकिस्तान के पहले सप्लाई चेन थे। करंटली ही इज़ टीचिंग इन रॉयल हॉलोवे कॉलेज लंदन, डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन साहब। तो वो कहते थे कि यार बिज़नेस मैनेजर के अंदर और एमएस करने वाले के अंदर और एमबीए करने वाले में डिफ़रेंस है। एमएस करने वाला होता है ना, वो सिस्टम क्रिएट करता है और वो एमबीए वालों को चलाता है और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद मैनेजमेंट साइड के ऊपर जाते हो, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि फिर आपके पास इंजीनियरिंग के कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप हर तरह की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हो। ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। कभी आप समझिएगा कि लेट्स सपोज़ इफ आई एम अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, एक एक चीज़ होती है भाई, प्रोक्योरमेंट कहते हैं कि लेट्स सपोज़ ये पेन है। अब कंपनी के अंदर सिर्फ पेन की मिसाल नहीं होती, कंपनी में मशीनरी है, उस मशीनरी का मुझे रॉ मटेरियल मंगवाना है या उस मशीनरी का मुझे इक्विपमेंट मंगवाना है। अगर आप में से किसी के वालिदैन भी सप्लाई चेन साइड के ऊपर होंगे तो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो बेसिकली प्रोक्योरमेंट हमारे पास क्या होती है कि भाई आप कोई भी जो माल मंगवा रहे हो, उस माल को बनाना, यानी कि लेट्स सपोज़ ये पेन है, इस पेन को बनाने के अंदर ये निब अलग से आई होगी, ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है अलग से आया होगा, ये जो प्लास्टिक मटेरियल है अलग से बना होगा, ये बटन अलग से परचेज़ किए गए होंगे। पहले ये कहीं न कहीं इंडस्ट्री से, चाइना से मंगवाए गए होंगे। मंगवाने के बाद जिस मशीन में डाले गए होंगे, उस मशीन के अंदर भी ज़ाहिर-सी बात है पार्ट्स वगैरह लगते होंगे। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर 2 टाइप्स की प्रोक्योरमेंट होती है, क क कभी समझाऊँगा मैं। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है जो मशीनरी और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है, इनडायरेक्ट होती है जो कि एचआर के रिगार्डिंग और खाने-पीने का सामान, स्टफ लाइक दैट। तो खैर, आई वाज़ सेइंग कि लेट्स सपोज़ आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। सिंस आई वाज़ वर्किंग फॉर द प्रोक्योरमेंट टीम, अगर मैं लेट्स सपोज़ प्रोक्योरमेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। अब एक आपके पास फार्मा कंपनी है, मैं बहुत बेसिक मिसाल आपको दे रहा हूँ। एक जो फार्मा कंपनी है, वहाँ पे अगर एक प्रोक्योरमेंट का बंदा सिर्फ़ बीबीए करके आया हुआ है, अब उसको नहीं पता कि डोंकी पंप क्या होता है। उसको नहीं पता कि एसीथिनाइल फिनॉल का जो केमिकल है वो कहाँ आ रहा है। उसको नहीं पता कि लेट्स सपोज़ आपके पास जो एक वॉल है, उस वॉल की तामीर में क्या मटेरियल लग रहा है। उसको नहीं पता कि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट कौन से आ रहे हैं। तो टेक्निकल प्रोक्योरमेंट हमेशा इसीलिए इंजीनियरिंग के बंदे के पास होती है। ये बहुत बेसिक मिसाल है। अदरवाइज़ अगर कोई बीबीए का बंदा वहाँ बैठा होता है तो चूना बहुत तरीके से लगता है। बहुत तरीके से चूना लगाते थे। तो बहुत तरीके से लगता है क्योंकि बीबीए वालों को पता ही नहीं है कि भाई उसकी जो इंजीनियरिंग टर्म्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। तो खैर ये एक अलग चीज़ है, बड़ी लंबी मज़े की कहानियाँ होती हैं। तो बताने का मकसद क्या है, अगर आप मुझसे कोई बंदा पूछे तो मैं तो शायद उसको मशवरा दूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद मैनेजमेंट साइड पे जाओ, इट्स अ गुड थिंग। यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर करो, उसके बाद आप एमबीए कर लो। कंप्यूटर साइंस में करने के बाद आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर लो एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसकी फिर बहुत अच्छी फील्ड होती है कि फिर आपके पास फिर आपकी कोर फील्ड है, उसकी नॉलेज भी है और फिर आपके पास मैनेजमेंट की नॉलेज भी है। तो वो जो एक कॉम्बो होता है ना, वो कॉम्बो दुनिया में तबाही मचाता है और दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है कि एक बंदा अगर इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट करके बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई इन फील्ड्स का कोई स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। बाखुदा मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अब एक बच्चा इसका शौक ही नहीं है एडिशनल मैथ्स का, एक बच्चे इसका शौक ही नहीं है इंजीनियरिंग साइड का, तो खुदारा फिर आपको इंजीनियरिंग साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाज़मी तौर पे बीबी पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ। और मैंने कई आईबी के ग्रेजुएट्स के साथ और मैंने कई लम्स ग्रेजुएट के साथ और जीआईके मैनेजमेंट साइंस के ग्रेजुएट के साथ काम किया एंड आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर वेरी श्योर कि वो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट होते थे।
लिटरली बहुत ब्रिलियंट होते थे। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद ही अगर एमबीए करोगे तो अच्छी जॉब मिलती है, नहीं, ऐसा कोई बेकार इतनी चीज़ है। आप बीबीए करने के बाद भी शेल में आ सकते हो। लॉट ऑफ कंपनीज, पेप्सिको है पाकिस्तान के अंदर, कई आपके पास और कंपनीज आ रही है, फार्मा कंपनीज आ रही है, तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं आपके पास। तो इसके अंदर फिर आप, होता क्या है कि इसके आप मेहनत करते हो। देखो, अगर एमडी कैट नहीं हो सका या जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट क्लियर नहीं हो सका, कई चीजें हैं, कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप खाली अपने फील्ड को सोचो, आप खाली अपने पैशन को सोचो। अगर आपका इंजीनियरिंग साइड पे जाने का शौक नहीं है तो मैं लाजमी तौर पे रिकमेंड करूंगा बिजनेस और फाइनेंस साइड के ऊपर जाओ। अच्छा, सीए के ऊपर मत, सीए की मैं बात बिल्कुल भी एंड में करूंगा। सीए एक अलग चीज है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली मशहूर बिजनेस प्रोग्राम्स कौन से हैं। अच्छा, एक और बिजनेस प्रोग्राम जो आजकल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अलाउ कर रही है, इसका नाम है फिनटेक। सही है, ये फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। या फिर आईबी ने जो भी रिसेंटली प्रोग्राम निकाला, दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स। मैं दोनों को बता देता हूँ। फिनटेक या बिजनेस एनालिटिक्स एक ही चीज है। दुनिया भर के अंदर अब जो कॉमर्स के ग्रेजुएट्स होते हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट्स होते हैं ना, इसके अंदर इंजीनियरिंग का तड़का लगा दिया जाता है, इसमें फाइनेंस का तड़का भी लगा दिया जाता है। तो ये फील्ड बड़ी डिमांडिंग है कि भाई आज का जमाना जो है वो है डैशबोर्ड का जमाना। अगर आपके वालिदैन के आगे पीछे बैठे हुए हैं, उनको बताइएगा आज का जमाना है डैशबोर्ड का, पावर बीआई का, क्वेरीज का, एक्सेल क्वेरीज का। मैंने बेटा कॉर्पोरेट साइड पे काम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज मैनेजिंग, तो आई नो दो स्टफ्स। तो भाई आज का जमाना है क्या है, पावर बीआई का, डेक्स लैंग्वेज का है भाई। तो आज का जमाना है एक्सेल की क्वेरीज का। अब ये तमाम चीजें कब आती हैं, जब आपको फाइनेंस आता हो। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दूं। आई वॉज टॉकिंग विद सीनियर मैनेजर ऑफ वेरी गुड कंपनी। तो मैं उनसे एक चीज पूछ रहा था कि भाई कंपनी के अंदर सीईओ बनने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सीईओ बनने की, किसी भी कंपनी का जो सीईओ होता है उसके बनने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके फाइनेंसेस आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो। इसीलिए दुनिया भर की जो मेजॉरिटी कंपनीज होती है, उनके जो सीईओ होते हैं ना, वो नॉर्मली फाइनेंस के बंदे होते हैं। चाहे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हो, चाहे वो सीए करके बैठे हो, चाहे वो बिजनेस बीबीए एंड फाइनेंस करके बैठे हो। तो अगर आपको फाइनेंसेस अच्छे से आते हैं, तो जो फिनटेक और बिजनेस एनालिटिक्स है, फिनटेक के अंदर होता क्या है, इसमें बेसिकली जो फास्ट यूनिवर्सिटी फिनटेक ऑफर कर रही है, इसके अंदर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है विदाउट गिविंग एडिशनल मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर आप बेसिकली फाइनेंस को पढ़ रहे हो और साथ में कोडिंग का तड़का है, यानी कि आप सीएस को और फाइनेंस को मिलाप करके पढ़ रहे हो। एनईडी के अंदर ये फील्ड ऑफर हो रही है, आपके पास बिल्कुल ऑफर हो रही है कंप्यूटेशनल फाइनेंस के नाम से। तो ये वही चीज है कि कंप्यूटर का और फाइनेंस का तड़का है, यानी कि आप किस तरीके से फाइनेंस को, नंबर्स को कोडिंग के अंदर बता सकते हो, किस तरीके से नंबर्स को आप डैशबोर्ड से बता सकते हो, क्वेरीज के जमाने में बता सकते हो। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिजनेस एनालिटिक्स एक नई फील्ड आईबी ने भी अनाउंस करी पिछले साल। नई फील्ड दुनिया में तो नहीं है। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर क्या है, ये आपके पास अगेन जो बिजनेस वर्ल्ड है और आपके पास कोडिंग आ रही है, उसका मिलाप है कि भाई देखो, एक अच्छा मैनेजर आज के जमाने में जितने लोग होते हैं, अगर आप में से किसी के भी पेरेंट किसी अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे होंगे, दे विल टेल यू दिस थिंग कि भाई आज के जमाने में कामयाब कौन सा बच्चा है, आज के जमाने में कामयाब कौन सा ऑफिस में काम करने वाला बंदा है, वो बंदा जिसको डैशबोर्ड बनाने आते हैं, जिस बंदे को कोडिंग के अंदर बातें समझानी आती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अर्बन इंजीनियर से, उन्होंने पूरे पूरे मैप्स को जो है ना पावर बीआई पे शो करवा दिया। उन्होंने पूरे पूरे मैप्स को पावर बीआई पे शो कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आप बीबीए की पढ़ाई और एनालिटिक्स, एनालिटिक्स किसको कहते हैं, एनालिटिक्स कहते हैं कि भैया आपने, लेट सपोज मैंने एक कंपनी है, उस कंपनी ने 500 मटेरियल बेचा, 500 का इक्विपमेंट बेचा। उस 500 के इक्विपमेंट को जो उसने बेचा, उसको नंबर्स के अंदर और उसको शॉर्ट टर्म के अंदर, उसको एक डैशबोर्ड के ऊपर, उसको एक लेडर बोर्ड के ऊपर, उसको एक एनालिटिक्स के ऊपर डिफाइन करना, ये है बिजनेस एनालिटिक्स का काम। इसमें कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है, इसमें इस तरह की क्वेरीज भी आपको सिखाई जाती है, स्टफ लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, मैं रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, एक चीज और आती है बीकॉम सीकॉम। तो भाई बीकॉम वगैरह इंतहाई घटिया चीज है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेटली आप दे रहे हो तो बीकॉम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो। तो आप अगर हमारे बीकेट के बैच में आते हो तो हम आपकी इन तमाम यूनिवर्सिटीज की, पाकिस्तान की तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज में आपकी तैयारी कवर करवाएंगे। सीबीएम, आईओबीएम, आईबीए, नर्स बिजनेस स्कूल, लम्स, केएसबीएल, हबीब, एलएससी, तमाम की तैयारी कवर करवाएंगे। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि सर वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और सीए में डिफरेंस क्या है, सीए क्या होता है। देखो, सीए कहा जाता है चार्टर अकाउंटेंसी को, या फिर यहां पे एक और नाम होता है, इसको कहते हैं एसीसीए। सीए आपका रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। मैं आपको बहुत ही एक सिंपल अंदाज में बताऊंगा, मैं आपको कोई टेक्निकल टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत सिंपल अंदाज में बता रहा हूं कि भाई सीए और एसीसीए क्या होता है। सीए कहते हैं चार्टर अकाउंटेंसी। सीए जो है ना थोड़ा ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम लेता है, एसीसीए कम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाता है और आप प्रॉपर्ली चार्टर अकाउंटेंसी तरीके से कहलाते हो। नॉट प्रॉपर वन, बट एसीसीए के अंदर आपकी काफी अधिक चीजें कवर अप हो जाती हैं। अच्छा, एसीसीए शॉर्ट फॉर्म है, एसीसीए जल्दी कवर अप हो जाता है, सीए में काफी टाइम लगता है। अक्सर लोग सीए की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते। सीए होता क्या है कि आप डिफरेंट कंपनीज की ऑडिट करते हो। ऑडिट करने का मतलब क्या है,
कंपनी में कितना माल आया, कितना घोटाला हुआ, कितना घपला हुआ, कितनी करप्शन हुई, कहाँ का माल कहाँ गया, कहाँ का माल कहाँ नहीं गया। तो ये काम होता है ऑडिटर्स का, और दुनिया भर में ऑडिटर्स की बहुत डिमांड है। दुनिया के भर के अंदर आप अक्सर सुनोगे बिग फोर में कई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो कि दुनिया की बड़ी तरीन ऑडिट फर्म्स हैं। मैं इतना डिटेल में जानना नहीं चाह रहा, मैं बहुत एक बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ। तो भाई अक्सर प्री मेडिकल का बच्चा जब एमडी कैट को फेल कर देता है ना, सीए पे जाता है। तो सीए इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, अगेन फाइनेंसेस हैं भाई, पूरे-पूरे फाइनेंसेस हैं। तो अगर आप सीए को चूज़ करने पे जा रहे हो, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि सीए के अंदर होते हैं आपके नॉर्मली 6 मॉड्यूल, सही है? एक मॉड्यूल में होते हैं तकरीबन 4 या 5 पेपर्स, और सीए जो होता है ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती। सीए हो गया, एसीसी हो गया, ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती। सीए एक प्राइवेटली आपको पेपर्स देने पड़ते हैं। सीए की आपकी इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं जिनके जरिए आप पेपर देते हो। यानी कि सीए या एसीसी को अगर आप अडॉप्ट करते हो ना, इसकी आप कोचिंग लेते हो, प्राइवेटली कोचिंग्स होती हैं। पूरे पाकिस्तान में कई इसके इदारे मौजूद हैं। आई डोंट वांट टू इंडोर्स एनीवन, बट आई नो वेरी फेमस पीपल जो कि सीए की तैयारी कवर करवा रहे होते हैं। कई सारे इदारे हैं, आप सर्च करोगे काफी सारे इदारे आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं चाहे ना जो सीए की तैयारी कवर अप करवाते हैं। ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, तो आप किसी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे, ज़हन में रखिएगा भाई। सीए को चूज करने से पहले ये सोच लीजिएगा यूनिवर्सिटी नहीं जाना भैया। इसकी कोचिंग क्लासेस होती हैं शाम के अंदर या दोपहर के अंदर। और सीए के जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये इनकी इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, तो वो हर 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इनके डिफरेंट पेपर्स के एग्जाम्स हो रहे होते हैं। आप उसमें रजिस्टर करवाते हो, उन एग्जाम्स को क्लियर करते हो। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, डी, ई, एफ, आपके इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। तो नॉर्मली अगर तो आपके अंदर पेशेंस है, आप में हिम्मत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप कंसिस्टेंट हो, तो फिर आप सीए को चूज करो या एसीसीए को चूज करो। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये कि भाई पहला मॉड्यूल क्लियर नहीं होता, बच्चे छोड़ देते हैं या फिर उस मॉड्यूल में धक्के खाते रहते हैं। अब आप एमडी कैट का एग्जाम देने गए होंगे, हर जगह पे आपने सीए की बोर्डिंग देखी होंगी। अब बच्चा कह रहा है सीए जाऊंगा, एमडी कैट अच्छा नहीं हुआ, हालांकि उसको कख नहीं पता सीए के अंदर होता क्या है। 2 शब्द हैं वो भी उल्टे हैं, उसको ये भी नहीं मालूम। भाई सीए चार्टर अकाउंटेंसी के अंदर याद रखिएगा कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे आप फाइनेंस मॉड्यूल्स को जब पढ़ते हो तो फाइनेंस मॉड्यूल्स के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, उन मॉड्यूल्स को निकालना होता है। काफ़ी सारे लोग हैं मेरे बड़े अच्छे, मुझे बड़े अच्छे मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, तो वो सारे सीए की तैयारी कवर करवा रहे हैं। द पॉइंट इज़ दैट कि भाई आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप शाम में प्राइवेट कोचिंग लेते हो, दोपहर में कोचिंग लेते हो, और फिर 6 महीने के बाद आपका पहला पेपर होगा। इंटरनेशनल बॉडी से आप रजिस्टर करवाते हो, पेपर्स देते हो, पेपर निकालते जाते हो, फिर आपके सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा एंड सो ऑन, जितनी मॉड्यूल्स आ रहे हैं। फिर आपकी आर्टिकलशिप यहाँ पे स्टार्ट होती है। सीए के अंदर ये होता है कि 3 मॉड्यूल्स के बाद या 2 मॉड्यूल्स के बाद आप आर्टिकलशिप कर रहे होते हो। एसीसी के अंदर भी आप नॉर्मल इंटर्नशिप कर रहे होते हो। आर्टिकलशिप ये होती है जो नॉर्मली इंटर्नशिप होती है, उसको आसान भाषा के अंदर, कि जब आपके 2 मॉड्यूल या 3 मॉड्यूल हो जाते हैं, तो आपके लिए कंपल्सरी होता है कि भैया आप किसी कंपनी के अंदर फिर आप लग जाते हो और वहाँ पे ऑडिट करना स्टार्ट कर देते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। वो अगेन मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, आपका अभी काम नहीं है इतना डिटेल में जाना। अभी आपका काम बहुत बेसिक है कि भाई सीए जो है एक प्राइवेट पेपर्स होते हैं, उनको आपके पास पेपर्स को आप देते हो, निकालते हो, उसके बाद फिर आपकी पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन सीए की बनना स्टार्ट हो रही होती है। दूसरी चीज़, सीए कुछ लोग 3 साल में भी कवर कर लेते हैं, कुछ लोग 4 साल में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 10 साल में भी कवर नहीं कर पाते। आप लोग अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखोगे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, उनका आखिरी मॉड्यूल को भी निकले नहीं होता। क्योंकि सीए के अंदर होता ये है कि जब आप सेकंड लास्ट मॉड्यूल के ऊपर होते हो ना, आपको बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफर आना स्टार्ट हो जाती हैं। मगर उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग पहला मॉड्यूल ही क्लियर नहीं कर पाते। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां तो बहुत दूर की बात है। अक्सर लोग पहला ही क्लियर नहीं कर पा रहे होते। सही है ना? अच्छा, सेकंड फ़ायदा सीए करने का, एसीसी करने का ये होता है कि साथ-साथ आप बीकॉम वैसे ही कवर कर सकते हो। भई सीए, जब आप सीए की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो बीकॉम जो है ना नर्सरी क्लास है, तो वो आप प्राइवेटली पेपर देके वैसे क्लियर कर लेते हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि भाई कवर करने वाले 3 साल में भी कवर कर लेते हैं, 4 साल में भी कवर करके बिग 4 में चले जाते हैं, और ना कवर करने वाले 10 साल तक रोते रहते हैं, सीए को अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाते। तो आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है कि अगर आप एक दफ़ा फेल हो गए, एक दफ़ा नाकाम हो गए, तो उस पे आप मेहनत कर सकोगे, मेहनत कर सकोगे। देखो, रीस्टार्ट करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ और, तो भाई एसीएफ के अंदर और सीए में डिफरेंस ये होता है कि एसीएफ जो होती है ये आपको यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, 4 साल का प्रोग्राम है। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है, इट इज अ प्रॉपर बैचलर्स डिग्री, तो वहां पे 4 साल आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को पढ़ रहे हो। इसके अंदर मेजॉरिटी कोर्सेज सीए वाले ही होते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से एसीएफ कर रहे हो, तो आपके सीए के 3 मॉड्यूल एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। एक आपको बड़े मजे की अगर मैं बात बताऊं, अब देखो, आप में से अगर कोई बच्चा नस बिजनेस स्कूल से, आईबीएस या लम से या आईयूबीएम से एसीएफ करता है, वो कहता है कि सर सीए जो है ना रिस्क है, सीए के ऊपर नहीं जा रहा, सीए रिस्क है। तो अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे जाते हो ना, तो ये स्पेसिफिक 4 साल का कोर्स है, और इसके अंदर आप पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 8 सेमेस्टर्स के अंदर आप प्रॉपर्ली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजर बन जाते हो। सही है ना? उसके बाद होता ये है कि भाई अगर आप एसीएफ की डिग्री करते हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, नस बिजनेस स्कूल से, या फिर आप अल्लाह भला करे फास से या आईबीएस या लम से, या फिर आप पर्टिकुलरली आईयूबीएम से,
तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके ऑटोमेटिकली सीए के 2 या 3 मॉड्यूल्स वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। काफी सारे पेपर्स होते हैं, नॉट मॉड्यूल्स पूरे पूरे, बट काफी सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो आपने सेमेस्टर्स पढ़ लिए होते हैं, तो वो आपके ऑलरेडी सीए एग्जाम्प्ट कर लेता है। एग्जाम्प्ट करने का मतलब है कि अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा है, वो एसीएफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने के बाद कहता है यार सर मैं सीए भी अब जरा कर ही लेता हूं, मुझे मजा आ रहा है अकाउंटिंग के अंदर, मुझे मजा आ रहा है ऑडिट करने के अंदर, मजा आ रहा है फाइनेंस के अंदर, तो फिर वो करता क्या है, उस सीए के उसके काफी सारे पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, उसको एडिशनली कुछ पेपर्स देने होते हैं, मगर कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है एसीएफ करने का। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, आप उनको भी कर सकते हो। तो अच्छा भाई, ये मैंने आपको ये सारे ऑप्शन भी बता दिए। इसके अलावा आपके पास फिर अदर ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको बीडीएस भी नहीं करना, डीबीटी भी करना, आपको अलाइड साइंसेज की फील्ड में भी नहीं जाना, आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी में भी नहीं जाना, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी नहीं जाना, बिजनेस एंड फाइनेंस में भी नहीं जाना, तो फिर आप प्योर साइंसेज पे चले जाइए। प्योर साइंसेज के अंदर फिर आपके पास बीएस केमिस्ट्री है, बीएस बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इस तरह की ये तमाम फील्ड्स आपके पास आ रही हैं। तो आप फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, वहां से आप ये कम कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, कराची यूनिवर्सिटी हो गई एंड स्टफ लाइक दैट, तो वहां से आप कर सकते हो। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फाइनल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए? देखो, एमडी कैट क्लियर नहीं कर सके भाई, ये दुनिया खत्म नहीं हो गई। मैंने अगर ये 2 घंटे की वीडियो शूट करी है, सिर्फ इस बात को सोच के करी है कि यार आप अकेले नहीं हो। आप जैसे कई हजार बच्चे होते हैं इस दुनिया के अंदर, खुदा ये बात समझो। आप इस बात को समझो कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया के अंदर। आपके माँ बाप हो सकता है आपको डांट रहे होंगे, आप परेशान होगे, कोई आपकी बात नहीं कर रहा होगा, मगर ये वीडियो खुद भी देखो, उन्हें भी दिखाओ, और खुदा अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो। रिमेंबर दिस थिंग, अगर एमडी कैट में नहीं हुआ, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू गाइस कैन गो, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप बिजनेस प्रोग्राम में जा सकते हो, आप आईटी में जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या फिर आप मेडिकल की कई फील्ड में जा सकते हो। मगर उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए। अगर वो कर सकते हो तो हर चीज कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर, एक राइट डिसीजन लोगे, स्ट्रॉन्ग कैरियर बनेगा। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक मेरा मेरा तो खैर वो बड़ा मशहूर शेर नहीं है, वो एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स बट डिफीट इज ऑलवेज ऑर्फन। यानी कि शिकस्त के कई बाप होते हैं। आप में जिन बच्चों का एमडी कैट क्लियर हो गया ना, और तो किसी चचे की, मामे की, ताई की, टके की उसके अंदर आपके अंदर जो है ना मदद नहीं होगी, मगर सारे के सारे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आ जाएंगे। और जिन बच्चों का भी एमडी कैट क्लियर नहीं हो सका ना, तो आप यकीन मानो अगले 4 महीने तक ताने सुन रहे होगे घर पे बैठ के। ये आपके फुप्पो, चाचा, नाना, ताया, मामा जो आपके इतने करीब तरीन रिश्तेदार हैं ना, यही बैठ के बातें सुना रहे होंगे, एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप अपनी नजरों में गिर जाओगे। तो भाई, अगर तो आप एमडी कैट को रीटेक कर रहे हो, तो खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो। हमारा न्यू एमडी कैट का बैच 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उतनी जल्दी आपको पोर्टल का एक्सेस वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको एमडी कैट के फील्ड में नहीं जाना, आपको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, तो फिर आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना भी से स्टार्ट करो, या बिजनेस प्रोग्राम की तैयारी करना भी से स्टार्ट करो। और उसके लिए भी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। मैं बैच के अंदर हमारी क्या फैसिलिटीज मिलती है, उसको अलग से वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई तैयारी अभी से स्टार्ट। याद रखिएगा, मैं बच्चों को एक बात कहता हूं कि भाई अगर अचीव नहीं कर सके तो दुनिया एंड नहीं हो गई। मेहनत करोगे, दोबारा रीस्टार्ट करोगे, दोबारा से कामयाबी करने की जुस्तजू में लग जाओगे। मगर ये चीज जहन में रखो कि तुमने उस चीज को पाना है, तुम्हें वो चीज मिलकर रहेगी, वो तुम्हारा हक है। भाई अल्लाह तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सबका है। भगवान तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सबका है। तुम जो भी नाम देते हो, तुम जो भी नाम उसको पढ़ते हो, बताने का मकसद ये कि खुदारा तैयारी स्टार्ट करो। अगर नहीं अचीव कर सके, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारे पास मैंने इतने सारे ऑप्शंस रखे हैं। सीए का ऑप्शन तो बाद में आएगा ना, सीए तो प्राइवेट होता है, आप किसी भी कोचिंग से आके कर लोगे। उससे पहले एटलीस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई करो। आप सीए करना चाहते हो, उससे पहले मैं लाजमी रिकमेंड करता हूं बिजनेस प्रोग्राम का टेस्ट जरूर दो। नस का दो, आईबीए का दो, लम्स का दो, या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करो। और उसके लिए आप लाजमी तौर के ऊपर तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो। हमारे बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच की क्या खास बातें हैं, वो आगे वीडियो आ रही है, मैं उसको साथ ही यहाँ पे अटैच कर दूंगा, उसको लाजमी तौर पे भी देखें आप। उसमें भी तमाम बातें हम लोगों ने करी हुई है कि बैच में किस तरीके से पढ़ाते हैं। पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आपको एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल में पढ़ा रही होती है। और आपको हर महीने की फीस नहीं देनी, एक छोटी सी मामूली सी फीस होती है, जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी पूरे साल हम कवर अप करवा रहे होते हैं। और उसके अंदर कई दफा कोर्स आपका कवर अप होता है, कई दफा चीजें पढ़ाई जाती है। तो अगर आप एमडी कैट दोबारा देना चाह रहे हो, या आप इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो, कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हो, या बिजनेस के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके लिए आपके लिए बैच में आना कंपलसरी है। और वहां पे आपको कैरियर काउंसलिंग भी मिलती है, एक एक चीज पढ़ाई जाती है और सिखाई जा रही होती है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। कि भाई हमारे बैजेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है, कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए लम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है, तो एमडी कैट के हमारे बैजेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं।
तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूँ। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं। कि देखो, हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ, पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा, सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबीए हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना।
तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है, जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई YouTube से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई YouTube पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई YouTube सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके FLPs और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई, हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 MCQ जो नस के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेहरान में अलाउ नहीं है, IB में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल FSC मेथड पे सॉल्व करोगे ना, तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडिट लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो FSC लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। और ये क्वेश्चन तो GIKI में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा है, बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs है। आप मेरे GIK की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, GIKI के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, वो यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक, आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है, और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ
एक महीना है, जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास में पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का नंबर 2 आ रहा है, मैरान का नंबर 2 आ रहा है, जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा देखो, आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो, एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे, 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा, उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है, या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो है, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है, चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है, ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना? तो अब बताने का मकसद ये कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड
वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीकडेज पे अलग पढ़ा रही है। वीकडेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीकडेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है, तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपकी अगर वीकडेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो, तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो, तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो, तो दोनों की क्लासेस लेंगे। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा भाई, नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है। आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं, तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईके में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था यार डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो, तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर आफ्ताब। सर आफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी मैथमेटिक्स के, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर आफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी, जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं, भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स, ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर आफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं।
पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है, जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं। मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है, और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना, प्रोफेसर नहीं है मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स है भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आईएमआई शायद करेंगे? नहीं, हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नर्स में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं नर्स को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स वो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पे कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर। ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी, 6 साल लगाए मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं भाई। मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे, पैसे लेंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे, निकल जाएंगे। मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है
इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है, उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो, उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा, अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं, बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, चार सदा में रहते हो, चार सदा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो, हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके, उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ है। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, या कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता, क्या इशू है इसका बताने का? देखो, आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलूगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो, मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है, और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है? अच्छा, आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उस पर हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसी क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आगा खान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्यू मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है।
आपको हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ईकेट के लिए फीस पे करोगे, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप एमडी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करोगे, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिल यूनिवर्सिटी तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप करोगे। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर, भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, एफबीआर के टैक्सेस हम पे लगे हुए हैं भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी हद तो इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक एमडी कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।